x, x plus 2, x plus 4 और x plus 6 की बात हो रही है. The sum of 3 times the second integer and the greatest integer is 104. वो आपको बोल रहा है किन दो नंबर्स का सम करना है, किन दो नंबर्स का सम करना है. 3 times the second integer का and the greatest integer का, और greatest integer का नाम होगा x plus 6. इन दो नंबर्स का आपको सम करना है. 3 times the second integer और the greatest integer and the greatest integer का सम जो है ना वो कितना है 104 है. इक्वल्स टू कितना हो गया 104 हो गया. ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 78 कर रहा हूँ. ठीक है, देखिए और कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स की सीक्वेंस में पहला x होगा, फिर x plus 2 होगा, फिर x plus 4 होगा, और फिर चौथा कौन सा होगा x plus 6 होगा. 4 है ना आपके पास, ये चारों मैंने लिख दिए. वो क्या बोल रहा है, सम ऑफ किन दो नंबर्स का सम, 3 times द सेकेंड का एंड द ग्रेटेस्ट का. 3 times द सेकेंड तो ये वाला हो गया 3 into x plus 2 एंड द ग्रेटेस्ट ये वाला हो गया x plus 6, इनका सम. ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे. 3x हो गया, ये x हो गया, 4x हो गया, 3 2 6 होता है, 6 plus 6 12 होता है, 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये 92 बन जाएगा. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 92/4 23. तो पहला वाला 23 हो गया, फिर 25 हो गया, फिर 27 हो गया, फिर 29 हो गया. ठीक है, चारों लिस्ट डाउन कर दिया मैंने. फिर पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द लीस्ट इंटीजर इन द सेट, x की वैल्यू ही पूछ रहा है. 23 आंसर हो गया. ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 78 का. क्वेश्चन नंबर 79 में क्या है, द सम ऑफ n कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 11. कल कराया है मैंने ये क्वेश्चन. n कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जो सम है वो कितना है 11 है. लीस्ट कौन सा है -10. तो -10 लीस्ट है. फिर अगला कौन सा होगा -9 होगा, फिर -8 होगा. जैसे ही हम पॉजिटिव 10 तक पहुंचेंगे सम 0 हो जाएगा. उसके बाद अगली वैल्यू कौन सी आएगी, यहां तक सम कितना हो जाएगा 0. अगली वैल्यू आएगी आपके पास 11, तो सम यहां तक कितना हो गया 11. अब आपसे पूछ रहा है -10 से लेकर 11 तक कितनी क्वांटिटीज हैं, कितने नंबर ऑफ नंबर्स हैं. नंबर ऑफ नंबर्स का कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फाइनल वैल्यू 11 माइनस इनिशियल वैल्यू -10. कॉमन डिफरेंस आपका इन सब नंबर्स के बीच में एक कॉमन गैप जो है वो 1 का, एंड में +1. सही, इन सब नंबर्स के बीच में एक कॉमन गैप जो है वो 1 का और एंड में +1. फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन कॉमन डिफरेंस और एंड में +1. ये फॉर्मूला पढ़ा था. 11 + 10 21/1, 21 + 1 22 क्वांटिटीज हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 79 में, -10 से लेकर 11 तक. यहाँ पे नंबर ऑफ नंबर्स पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 79 में. क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, इसी तरीके का 80 है. द स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ अ सेट ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज -31. जब भी सीक्वेंस नेगेटिव से स्टार्ट हो रही होती है ना, ये वाली स्ट्रैटेजी हेल्पफुल होती है. -29 -27, इस बार ऑड वैल्यूज हैं, कंसेक्यूटिव नहीं है. ठीक है, ऑड कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स है. ठीक है, इसी तरीके से जैसे ही आप पॉजिटिव 31 तक पहुंचोगे आपका सम कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा. ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया सीक्वेंस, लेकिन बोल क्या रहा है, if the sum of these integers is also -31. इसका मतलब ये हुआ कि जब एडिशन रिलेशनशिप में आए तो सब कट गए, सिर्फ ये बच गया, और ये बच गया तो यही सम हो गया. यानी जब इन सबको पकड़ के ऐड किया तो -27 पॉजिटिव 27 से कट गया, -5 पॉजिटिव 5 से कट गया, -13 पॉजिटिव 13 से कट गया, सब कट गए, ये बच गया बस. तो ये बच गया तो ये सम हो गया. अब ये बचा कैसे होगा, ये बचेगा सिर्फ तब जब पॉजिटिव 31 की बारी नहीं आए. अगर पॉजिटिव 31 की बारी आ गई तो -31 नहीं बचेगा. इसका मतलब बारी कहां तक आ रही है, पॉजिटिव 29 तक आ रही है. यानी आपकी सीक्वेंस कहां से स्टार्ट हो रही है, -31 से स्टार्ट हो रही है और पॉजिटिव 29 पे खत्म हो रही है. ये आपकी सीक्वेंस है. ठीक है, अब आप नंबर ऑफ नंबर्स निकाल लो. फिर आपसे यही पूछ रहे हैं नंबर ऑफ नंबर्स, हाउ मेनी इंटीजर्स आर इन दिस सेट. नंबर ऑफ नंबर्स का फॉर्मूला लगा दें, फाइनल वैल्यू विच इज 29 माइनस इनिशियल वैल्यू विच इज -31. इन सब नंबर्स के बीच में एक कॉमन गैप जो है वो 2 का है. ठीक है, और एंड में आपने कर दिया +1. सब में 2 का गैप है. तो +29 + 31 ये हो जाएगा अब 60 60/2 30 30 + 1 कितनी क्वांटिटीज हो गई, 31 क्वांटिटीज हो गई. -31 से लेकर पॉजिटिव 29 तक कितनी क्वांटिटीज हो गई, 31 क्वांटिटीज हो गई. अगेन नंबर ऑफ नंबर्स का फॉर्मूला यूज किया. ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में बता दो 81 से लेकर 90 तक में कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ, 81 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक में.
क्वेश्चन नंबर 88, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 210। देखिए प्रोडक्ट वालों को खास तरीकों से करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी आप इक्वेशन बनाएंगे नहीं, क्यूबिकल इक्वेशन बन जाएगी। जिन्होंने ट्राई किया होगा इक्वेशन बनाने का उनको समझ आ गया होगा कि क्यूबिकल इक्वेशन बन जाती है, सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है अगर आप प्रोडक्ट की फॉर्म में इक्वेशन बनाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को ना ऐसे कर लिया करो कि आपके पास प्रोडक्ट 210 है ना, आप 210 की ब्रेकिंग कर लो, ठीक है, 210 जो नंबर 210 है उसकी आप कर लो ब्रेकिंग, ठीक है, तोड़ लो, ठीक है, उसको किसके टेबल से, 2 के टेबल से टूटेगा, 2 105 सा, फिर 2 के टेबल से नहीं टूटेगा, 3 के टेबल से टूटेगा, 3 कितने सा, 335 सा, फिर 3 से नहीं टूटेगा, 5 से टूटेगा, 5 7 सा, फिर 7 1 सा, ठीक है, यानी 210 बेसिकली मेरे पास 4 नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा है गलती से, जबकि आना 3 चाहिए, 3 का चाहिए था। 2 into 3 into 5 into 7, इन 4 नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा है 210। उसने बोला 3 नंबर्स का आना चाहिए और वो तीनों होने भी चाहिए कंसेक्यूटिव। तो आप ये जो दो छोटे वाले नंबर हैं इनको मर्ज करके 6 बना लो, सही है, यानी एक नंबर आपके पास 5 हो गया, एक नंबर आपके पास 6 हो गया और एक नंबर क्या हो गया, 7 हो गया, और ये कंसेक्यूटिव भी है और हैं भी 3। तो पता चल गया, आइडेंटिफाई कर लिया मैंने किन 3 नंबर्स, किन 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट 210 होता है, आइडेंटिफाई हो गए। एक का नाम 5 है, एक का नाम 6 है और एक का नाम क्या है, 7 है। पूछ क्या रहा है, then the sum of the two smaller integers is what, इन दोनों का सम पूछ रहा है, 5 और 6 का सम, ये दोनों छोटे हैं ना सबसे, इन दोनों का सम पूछ रहा है। करेक्ट आंसर 5 + 6 11 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 88 था ये। क्वेश्चन नंबर 82, फिर वैसे ही है, ये सारे क्यों नहीं हो रहे, 82 भी वैसे ही है, सीक्वेंस क्यों नहीं चला रहे हो भाई, ये तो हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82, find the number of all consecutive even integers from -14 to x inclusive, the sum of these numbers is 34। -14 पहला आया, फिर -12 आया, फिर -10 आया, सीक्वेंस चलेगी पॉजिटिव 14 तक, यहां तक हो गया सम 0, लेकिन सम चाहिए 34। अगला नंबर कौन सा आएगा, 16, सम एकदम से हो गया 16। अगला नंबर कौन सा आया, 18, पिछले सम 16 में 18 ऐड करो, यहां तक हो गया सम 34। यहां तक सम 0 हो रहा था, 0 + 16 16, 16 + 18 34। इसका मतलब सीक्वेंस कहां से स्टार्ट हो रही है, -14 से स्टार्ट हो रही है, 18 पे खत्म हो रही है। पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ नंबर्स, फिर से नंबर ऑफ नंबर्स, कितने नंबर ऑफ नंबर्स हैं, फॉर्मूला लगाएंगे, फाइनल वैल्यू 18 माइनस इनिशियल वैल्यू -14, इन सब नंबर्स के बीच में जो कॉमन गैप है वो 2 का है, क्योंकि कंसेक्यूटिव इवन है, 2 का गैप आपको नजर भी आ रहा है, और एंड में +1, ठीक है। 18 + 14 कितना हो गया, 32, 32/2 कितना हो गया, 16, 16 + 1 17 नंबर ऑफ नंबर्स हैं आपके पास सेट में। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो गया, ठीक है भाई, ये हमने कर लिया। 91 से लेकर 100 तक में बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक में, बिल्कुल भी 0 इवन नंबर होता है, बिल्कुल 0 इसमें काउंट हुआ है, ठीक है, इसने काउंट कर लिया 0 को, सबको काउंट कर लिया होगा इसने, ठीक है। आप हाथ पे गिन के देख लो तब भी 17 ही क्वांटिटीज आएंगी, और 0 इवन नंबर होता है वो भी काउंट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 एंड 99 देख लेते हैं, 98 और 99 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है, रेफर टू द टेबल प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन अबव। कल किया तो था, द डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड द मीन, कल नहीं किया था क्या ये, यार ऐसे क्यों कर रहे हो यार, तुम लोग क्लास मिस करते हो क्या। क्वेश्चन नंबर 98 कल नहीं किया था हमने, मीडियन और मोड का डिफरेंस निकाला था, पूरा फिर से करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 98। तुम लोग 99 तो नहीं बोल रहे हो कहीं, 99 बोल रहे हो कि 98 बोल रहे हो, 98 ऊपर वाले डेटा से रिलेटेड है, ठीक है, मीडियन एंड मोड का डिफरेंस। 99 बोल रहे होगे, दोनों मिक्सअप हो रहे हैं शायद, ठीक है, 99 है ये चार्ट वाला क्वेश्चन ना। 97 और 98 तो कल हमने कर लिए थे, ये चार्ट वाला बोल रहे हो ना, 99 वाला, नंबर ऑफ सीड्स इन ईच ऑफ 12 एप्पल्स वाला क्वेश्चन नंबर 99, ये 99 है। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या है, based on the histogram above which of the following is closest to the average arithmetic mean number of seeds per apple। अच्छा मीन निकालने का खुद भी फॉर्मूला बता दिया इसने,
आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ सीड्स पर एप्पल, पर का मतलब हो गया अपॉन और पर एप्पल का मतलब हो गया एप्पल आएगा डिनोमिनेटर में, यानी नंबर ऑफ सीड्स आएंगे ऊपर, नंबर ऑफ एप्पल्स आएंगे नीचे, मीन आ जाएगा। सही है। अब नंबर ऑफ सीड्स निकालने हैं भाई, कैसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ सीड्स? ठीक है, ये देखो जरा डेटा को इंटरप्रेट करो, क्या बोल रहा है ये डेटा? ये बोल रहा है भाई मेरे पास ऐसे 2 एप्पल्स हैं जिनमें कितनी कितनी सीड्स हैं, 3 सीड्स हैं। ऐसे 2 एप्पल्स हैं जिनमें कितनी कितनी सीड्स हैं, 3 सीड्स हैं। ठीक है, यानी 3 सीड्स वाले 2 एप्पल्स हैं। ऐसे कितने एप्पल्स हैं जिनमें हर एप्पल में 3 सीड्स हैं, 2 एप्पल्स हैं, तो कितनी सीड्स हो गई? 6। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब समझ गए ना, मल्टीप्लाई करना है y और x की वैल्यू को। ठीक है, फिर ऐसे 4 एप्पल्स हैं जिसमें हर एप्पल में कितनी सीड्स हैं? 5। तो कितनी सीड्स हो गई? 4 5 ज़ा 20। आगे चलो अब, प्लस ऐसे कितने एप्पल्स हैं? अगला बार क्या है? ऐसा एक एप्पल है जिसमें कितनी सीड्स हैं? 6। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 हो गया। फिर ऐसे 2 एप्पल्स हैं जिनमें कितनी सीड्स हैं? 7। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 14 सीड्स हो गई। ठीक है, प्लस ऐसे 3 एप्पल्स हैं जिसमें हर एप्पल में 9 सीड्स हैं, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 27 हो गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एप्पल्स। वो आपको क्वेश्चन ऊपर बताया हुआ है टॉप पे, 12 नंबर ऑफ एप्पल्स बताया हुआ है ना, ईच ऑफ 12 एप्पल्स। और वैसे भी आपको पता चल रहा है पहला ग्राफ 2 एप्पल्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, दूसरा बार 4 एप्पल्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, 6 हो गए, तीसरा बार 1 एप्पल को रिप्रेजेंट कर रहा था, 7 हो गए, चौथा बार 2 एप्पल्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, 9 हो गए, और आखिरी बार 3 एप्पल्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, 12 हो गए। ठीक है, तो ये 12 एप्पल्स हो गए। ठीक है, कितना बन रहा है भाई? 20 + 6 26, 30 40 46 56 66 और 66 + 7 73, 73 अपॉन 12 अप्रोक्सीमेटली 6 बन जाएगा। 72 अपॉन 12 6 होता है ना, तो 73 अपॉन 12 6 पॉइंट समथिंग होता होगा, 6 से बहुत करीबी होता होगा। उसने वो भी बोला हुआ है कि अप्रोक्सीमेट आंसर देना है, क्लोजेस्ट करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 99। चलो भाई आगे चलो, आखिरी पेज पे क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर 108 तक में बताओ। क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर 1110 तक में कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ? 100 से लेकर 110 में। क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोल रहा है? द टेबल अबव लिस्ट द लेंथ टू द नियरेस्ट इंच ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 21 ब्राउन बुल हेड फिश। द आउटलायर मेजरमेंट ऑफ 24 इंचेस इज एन एरर। आपको दिख रहा है एक मेजरमेंट 24 इंचेस की है, बोल रहा है ये एरर है। ठीक है, of the mean, median and range of the values listed, which will change the most if the 24-inch measurement is removed from the data। बोल रहा है कौन सी चीज सबसे बड़ी अमाउंट से चेंज होगी अगर इस 24 इंच को रिमूव कर दिया जाए। ठीक है भाई, देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, अगर 24 को आप अपने सेट से निकाल दोगे ना, 24 को आप अपने सेट से अगर निकाल दो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 के बाद 100 है ना, ठीक है, तो 24 को अगर आप अपने सेट से निकाल दो तो आपके पास चेंज इन सम कितना आएगा? चेंज इन सम कितना आएगा 24 से? तो चेंज पर क्वांटिटी कितना आएगा? जब आप 24 को निकाल दोगे सेट से तो आपके पास बचेंगी 20 क्वांटिटीज। तो चेंज पर क्वांटिटी कितना आएगा? 24 को निकाला, आपका सम 24 से गिरा, 24 अपॉन 20 किया, चेंज पर क्वांटिटी आपके पास 6/5 बन रहा है, अप्रोक्सीमेटली 1.2। तो चेंज इन मीन भी कितना होगा? 1.2, यानी आपका मीन जो है ना वो 1.2 से चेंज होगा। ठीक है, अच्छा मीडियन कितने से चेंज होगा? मुझे नहीं लगता मीडियन चेंज होगा। सही है, क्योंकि मीडियन करंटली अभी मुझे लग रहा है 12 होगा और बीच में बहुत सारे 12 लिखे हुए हैं, तो थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा मीडियन, तो आगे पीछे भी 12 ही मिलेगा उसको। तो मीडियन मुझे नहीं लगता चेंज होगा। आप चाहो तो मीडियन निकाल के देख लो। ठीक है, पहले 21 वैल्यूज का मीडियन निकालो, 21 + 1 20/2, 10वीं पोजीशन पे 12 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर 20 वैल्यूज का मीडियन निकालो 10वीं और 11वीं पोजीशन के बीच में, नहीं 12 और 12 के बीच में 12 ही होता है, तो मीडियन तो चेंज ही नहीं हो रहा। लेकिन रेंज कितने से चेंज हो रहा है? रेंज करंटली 8 और 24 का डिफरेंस है। कितना होता है 8 और 24 का डिफरेंस? 16। अभी 24 को हटा दूं तो रेंज क्या निकलेगी? 8 और 16 का डिफरेंस। अच्छा, 8 और 16 का डिफरेंस कितना होता है? 8। मतलब पहले रेंज आ रही थी 16 और अभी रेंज आ रही है 8। बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट से चेंज हो रही है आपकी रेंज। पहले रेंज 16 आ रही थी, अभी रेंज कितनी आ रही है? 24 को हटा के 8 यूनिट्स 8 आ रही है।
पहले 16 आ रही थी, अभी 8 आ रही है, 8 यूनिट से आपकी रेंज चेंज हो गई है, गिर गई है आपकी रेंज। तो सबसे बड़ी अमाउंट से कौन चेंज हुआ है? रेंज चेंज हुआ है। मीन तो बहुत छोटी अमाउंट से चेंज हुआ है, मीडियन तो चेंज ही नहीं हुआ। आप चाहो तो दोनों सिचुएशन में मीडियन निकाल के देख लो, 24 को इंक्लूडेड रखते हुए 24 को एक्सक्लूड करते हुए, ठीक है, मीडियन चेंज ही नहीं हुआ, दोनों सिचुएशन में 12 ही आ रहा हो, ठीक है। रेंज आपकी 8 यूनिट से चेंज हुई है, बहुत बड़ी अमाउंट है। मीन तो कुछ भी नहीं है, 1.2 क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 101 में स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है कंसिस्टेंसी ऑफ द सेट को। स्टैंडर्ड डिविएशन रिप्रेजेंट कर रहा होता है कंसिस्टेंसी ऑफ द सेट को। मैं आपको दो डेटास लिख के दे देता हूं भाई। एक डाटा है मेरे पास, लेट्स सपोज एक डाटा है मेरे पास, ठीक है। लेट्स सपोज दो प्लेयर्स ले लेता हूं, एक शाहिद अफरीदी ले लेता हूं मैं, ठीक है, और एक बाबर आजम ले लेता हूं। शाहिद अफरीदी के लेट्स सपोज पिछले 5 मैच के स्कोर्स ये हैं 35, 2, 98, 1, 0, ठीक है। और बाबर आजम के स्कोर्स क्या हैं? लेट्स सपोज बाबर आजम के मैं आपको स्कोर्स बता देता हूँ, पिछले 5 मैचेस के स्कोर, सपोज 51, 47, 52, 41, 55, ये मैंने 5 स्कोर्स बता दिए आपको। कौन ज्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर है? कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूं। हाँ, मुझे नजर आ रहा है कि शाहिद अफरीदी का एक हाईएस्ट स्कोर, बाबर आजम के कभी भी 98 तक पहुंचा नहीं है बाबर आजम, ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंट ज्यादा कौन है? जो एक स्कोर के अराउंड ही घूमता रहता है, वो कौन है? बाबर आजम, ठीक है। शाहिद अफरीदी ने कभी बहुत अच्छा कर दिया, कभी बहुत खराब, कभी अच्छा कर दिया, कभी बहुत खराब, कंसिस्टेंसी नहीं है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन यहां पे क्या होगी? हाई होगी। डिविएशन मतलब फर्क, वैल्यूज का आपस में फर्क हाई होगा। यहां पे स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगी? बहुत लो होगी, ठीक है। वैल्यूज का आपस में फर्क बहुत कम है, ठीक है। मतलब आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, एक सर्टेन लेवल की प्रिडिक्शन है यहाँ पे बाबर आजम के स्कोर, ठीक है। अब आप आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 101 पे। क्वेश्चन नंबर 101 में देखो, आपने दो सिटीज में 21 दिन स्पेंड करे, 3 हफ्ते, सिटी ए में भी स्पेंड करे, सिटी बी में भी, ठीक है। सिटी ए में आपने 3 हफ्ते ने 21 दिन स्पेंड करे, आपको 14 दिन तक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मिला। मतलब जब आप अगले दिन सुबह उठते हो, मोबाइल पर टेम्परेचर चेक करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको टेम्परेचर 79 ही दिखा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मतलब 14 दिन तो 2 हफ्ते हो गए, ठीक है, और 2/3 ऑफ द टाइम में आपको 79 डिग्री टेम्परेचर ही दिखा। बहुत कम ऐसा हुआ है कि टेम्परेचर एनी नंबर अदर देन 79 है, ठीक है। बहुत कम ऐसा है कि वो 80 हुआ है, या 2 मरतबा 78 हुआ है, 1 मरतबा 77 हुआ, 1 मरतबा 76 हुआ। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आउट ऑफ दीज 21 इनिंग्स, समझ लो, आउट ऑफ दीज 21 इनिंग्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक बैट्समैन है, उसने कितना स्कोर किया? 79 ही स्कोर किया। अच्छा, इस बैट्समैन ने भी 21 इनिंग्स ही खेली है, ठीक है, लेकिन इसने कहीं पे भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो इसने टिक के स्कोर किया है वो 80 का स्कोर किया 6 मरतबा, या 76 का स्कोर किया 6 मरतबा, ठीक है। कब मतलब कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू इसके पास ऐसी नहीं है जो बहुत ज्यादा मरतबा हो, सही है, सब आगे पीछे कुछ ना कुछ मरतबा है। देखिए ये इसको मत देखे, इसको मत देखें, ये 80 को देखें। 80 कितनी मरतबा है? 6 मरतबा। 80 80 80, फिर 79, फिर 78, फिर 77, फिर 76, मुस्तकिल चेंजेस हो रही है। लेकिन यहाँ पे 80 आया 3 मरतबा, उसके बाद 14 मरतबा 79 एक कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ था। तो आप क्या बता सकते हो भाई, कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है, सिटी ए कि सिटी बी? सिटी ए के टेम्परेचर्स ज्यादा कंसिस्टेंट है कि सिटी बी के टेम्परेचर्स ज्यादा कंसिस्टेंट है? सिटी ए में एक सर्टेन कंसिस्टेंसी, सिटी ए में हमें अच्छी कंसिस्टेंसी मिल रही है, सिटी ए में वैल्यूज ज्यादा कंसिस्टेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स वैल्यू क्या थी? 79, 14 मरतबा वैल्यू क्या थी? 79। लेकिन सिटी बी में ऐसा नहीं हुआ, मुस्तकिल चेंजेस हो रही हैं। तो सिटी ए में अगर आप बोल लो 21 दिन में से 14 दिन तक वैल्यू 79 ही रही है, 21 दिन में से 14 दिन तक वैल्यू 79 ही रही है, यानी चेंज ही नहीं हुई है, इसका मतलब यहां पे जो डिविएशन है, यानी वैल्यूज का जो फर्क है वो कम होगा यहां की वैल्यूज से, यानी इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन जो होगी वो लो होगी इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन से।
बिकॉज यहाँ पे एक पर्टिकुलर नंबर जो आपका मोड ऑफ द सेट है वो सिर्फ मोड नहीं है, हल्का फुल्का मोड नहीं है, वो बहुत अच्छा मोड है। मतलब वो 14 मर्तबा है सेट में, मतलब 14 दिन ऐसा हुआ है कि वैल्यू चेंज ही नहीं हुई है। और यहाँ पे मैक्सिमम कितने दिन तक वैल्यू चेंज नहीं हुई है? 6 दिन तक। उसके बाद 7वें दिन तो वैल्यू को चेंज होना ही है। मतलब यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत मुस्तकिल चेंजेस आ रहे हैं, फ्रीक्वेंटली वैल्यूज चेंज हो रही हैं। यहाँ पे चेंज का मतलब ही डिविएशन होता है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू फ्रीक्वेंटली डिविएट हो रही है, यहाँ पे लेस फ्रीक्वेंटली डिविएट हो रही है, तो इसकी डिविएशन लेसर है इसकी डिविएशन से। अब आप देख लो कौन सा आंसर है। करेक्ट आंसर, आंसर ऑप्शन बॉय हो गया। द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ टेम्परेचर्स इन सिटी बी इज लार्जर, या स्टैंडर्ड डिविएशंस ऑफ टेम्परेचर इन सिटी ए इज स्मॉलर, ठीक है। लेकिन वो स्मॉलर की फॉर्म में नहीं गए मैंने, तो लार्जर की फॉर्म में क्या बता रहा था? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ टेम्परेचर्स इन सिटी बी इज लार्जर। मैथमेटिकली नहीं निकालना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला नहीं देता है वो पेपर में। आगे चलो भाई, और कौन सा क्वेश्चन है? Question number 107. In 2020, there were 21 states with 10 or more electoral votes shown in the table. Based on the table, what was the median number of electoral votes for the 21 states? खुद ही बता दिए 21 वैल्यूज हैं, खुद ही बता दी 21 वैल्यूज हैं। 21 का एमपी क्या होता है? 21 प्लस 1 करो 22, 22/2, 11th पोजीशन पे कौन सा नंबर आ रहा है? लेकिन देख लो भाई अरेंज है कि नहीं है? 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 27, 31, 34, 55। हाँ अरेंज है, ठीक है। तो 21 पोजीशंस का एमपी क्या होता है? 11th पोजीशन। 11th पोजीशन देख लो कौन ले रहा है 11th पोजीशन। शुरू की 4 पोजीशंस लेनी 10 ने, अगली 4 पोजीशंस लेनी 11 ने, यानी ये वाला सेट एंड हो रहा होगा 8वीं पोजीशन पे। 9वीं पोजीशन पे 12 लिखा हुआ है, 10वीं पोजीशन पे 13 लिखा हुआ है, और 11वीं पोजीशन पे 11वीं 12वीं 13वीं पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है? 15 लिखा हुआ है ना भाई। आपकी 11th पोजीशन बन रही थी ना, 21 + 1 22/2, 11th पोजीशन आपका मीडियन है। 4 पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 10th ने ले ली, 5th 6th 7th 8th 11 ने ले ली, 9th पोजीशन 12 ने ले ली, 10th पोजीशन 13 ने ले ली, 11th 12th एंड 13th पोजीशन 15 ने ली। तो 11th पोजीशन 15 की हुई ना, तो 15 मीडियन हो गया। सही है, यही पूछ रहा आपसे क्वेश्चन नंबर 107 में, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। आगे चलते हैं। What is the mean of the data above? आपसे पूछ रहा है मीन निकालो। कैसे निकालेंगे भाई मीन? आपके पास फेवरेट इंटीजर 1 कितने लोगों का है भाई? 8 लोगों का है। ये फ्रीक्वेंसी है आपकी। कितने लोगों का फेवरेट इंटीजर 1 है? 8 लोगों का। यानी सेट में जो 1 लिखा हुआ है, मतलब सब लोगों से आपने पूछा भाई तुम्हारा फेवरेट इंटीजर कौन सा है? 8 लोगों ने बोला मेरा 1 है, 1 है, 1 है। 8 मरतबा 1 बोला गया, ठीक है। 2 को कितना मरतबा बताया गया? 2 सिर्फ एक ही बंदे का था। 3 कितनी मरतबा बताया गया? 3 2 मरतबा बताया गया। 4 कितनी मरतबा बताया गया भाई? 4 जो है वो 4 मरतबा बताया गया, 1 2 3 और 4। और 5 कितनी मरतबा बताया गया? 5 लोगों ने बोला हमारा फेवरेट इंटीजर 5 है। तो भाई सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स देख लो कितना हो गया अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है। मीन आ जाएगा। मीन कैसे आ जाएगा? सम ऑफ ऑल द नंबर्स। 1 कितनी मरतबा? 8 मरतबा। 1 × 8 8 हो गया। 2 एक ही मरतबा है। 3 × 2 कितना होता है? 6 हो गया। 4 × 4 कितना हो गया? 16 हो गया। 5 × 5 कितना हो गया? 25 हो गया। अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स। नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं वो पता करने पड़ेंगे। वही 1 था कितनी मरतबा? 8 मरतबा। 2 1 मरतबा, 3 2 मरतबा, 4 4 मरतबा, और 5 जो है वो 5 मरतबा। कितने लोग हो गए? 5 4 9 10 11 12 12 8 20 20 लोग हैं। नंबर ऑफ नंबर्स 20 है, ठीक है। नंबर ऑफ नंबर्स आपके पास कितने हैं? 20 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 8 + 2 10, 10 + 6 16, 16 + 16 32, 32 + 25 42, 52 57, 57/20 बन रहा है। क्लोज टू 3 बन रहा है। 23 × 60 होता है ना, क्लोज टू 3, अप्रोक्सीमेटली 3 बन रहा है। 3 नहीं बन रहा, 3 के बहुत करीब बन रहा है। 60/23 होता है। 2.85 करेक्ट हो गया। एप्पल आंसर है, पूरा डिवाइड करने की जरूरत क्या है? करेक्ट आंसर, आंसर ऑप्शन एप्पल हो गया 2.85, ठीक है। इसका मतलब अप्रोक्सीमेट होता है, ये इक्वल्स टू नहीं लिखा हुआ मैंने। ये आपका क्वेश्चन नंबर 104 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 108।
क्वेश्चन नंबर 108 में क्या बात हो रही है? ये 104 किया हमने, 108 में क्या पूछ रहा है? फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड रिस्पेक्टिवली। बहुत इजी है भाई मीन निकालना। तो एक मार्क लाने वाले कितने बच्चे हैं? 8, तो 1 इंटू 8 8 हो गया। 2 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं, 14 हो गया। 2 इंटू 7, फिर 3 इंटू 7 21, प्लस 4 इंटू 5 20, 6 इंटू 3 18 अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये आपको बता रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने। 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 7 22, 22 प्लस 5 27, 27 प्लस 3 30। ये आ गया मीन। ठीक है, तो 14 प्लस 8 जो भी होता है देख लो कितना होता है, 22, 32, 42, 43, 53, 63, 73, और फिर बन रहा है 73 प्लस 18, 81 बन रहा है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो 81 बन रहा है, 81 अपॉन 30, 81 अपॉन 30, 3 10 जा 3 27 जा। ठीक है, तो 27 अपॉन 10 बन रहा है 2.7, नहीं गिवन है, कुछ और बन रहा होगा प्रिज्म। 14 प्लस 8 कितना होता है? 22, 32, 42, 43, 43 प्लस 20 53, 63, 73 और 8 और ऐड करेंगे 73। अच्छा 5 3 से 15 है ये। सही है, सही है, सही है। ठीक है, तो ये कितना बनेगा आपके पास? 78, 78 अपॉन 30, 3 10 जा और 3 कितने जा होता है? 3 2 जा 6, एक बचा 18, 3 6 है 26 अपॉन 10, 2.6 आपका मीन हो गया। तो मीन कहाँ लिखा हुआ है? सब में मीन 2.6 लिखा हुआ। आगे चलना पड़ेगा, मीडियन निकाल लो भाई। मीडियन निकालने के लिए एमपी होता है सबसे पहले तो। ठीक है, तो एमपी का फॉर्मूला क्या हो गया? n प्लस 1 अपॉन 2। कितनी क्वांटिटीज है? 30 क्वांटिटीज है। 30 प्लस 1 31 अपॉन 2। 31 अपॉन 2 का मतलब हो गया 15.5 पोजीशन, बिटवीन 15th एंड 16th पोजीशन। 15th एंड 16th पोजीशन में आपका मीडियन लाई करेगा। ठीक है, तो 15th और 16th नंबर कौन सा है? शुरू की 8 पोजीशंस 1 ने ले ली। ठीक है, 15वीं पोजीशन तक 2 है, यानी 15th पोजीशन पे आपका 2 लिखा हुआ है। 15th पोजीशन पे आपका 2 लिखा हुआ है। अच्छा 16th पोजीशन पे अगला वाला नॉक लिखा होगा, क्या लिखा होगा? 3। तो 2 और 3 के बीच में क्या होता है? 2.5, तो मीडियन आ गया 2.5। मोड क्या है? विच इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट मार्क। ज्यादातर बच्चों के कितने मार्क्स आए टेस्ट में? ज्यादातर बच्चों के 3 मार्क्स है, नहीं 1 मार्क आया। ज्यादातर बच्चों का 1 मार्क आया। तो मीन आया 2.6, मीडियन आया 2.5, मोड आया 1। देख लो अब आपका कौन सा आंसर है। ठीक है, मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर आंसर ऑप्शन डॉग हो गया। करेक्ट आंसर आंसर ऑप्शन डॉग हो गया। मोड से भी पता चल रहा था वैसे। चलो ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 108। अब कौन सा? 108 के बाद 108 के बाद बता दो भाई कौन सा है? वन 109। क्वेश्चन नंबर 109 में क्या है? The table above shows the, दिखाता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 108 दिखाता हूं। 109 में क्या है? The table above shows the distributions of the ages of the 20 students। खुद ही बता दिया 20 क्वांटिटीज हैं। Which of the following gives the correct order of the mean, median and mode of the ages? वही निकालना है यार, मीन निकालो, मोड, मीडियन निकालो, मोड निकालो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं पहले मोड निकाल लूं तो मोड कितना बन रहा है? विच इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट एज। ज्यादातर लोग कितने साल के हैं? 18 साल के। मोड बन रहा है 18। फिर मीडियन निकाल लो। एजेस अरेंज है 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30 है, अरेंज है। कितने लोग हैं? 20 लोग हैं। 20 का एमपी कितना होता है? 20 प्लस 1 अपॉन 2, 21 अपॉन 2, 10.5 पोजीशन, यानी बिटवीन 10th एंड 11th पोजीशन। 10वीं और 11वीं पोजीशन के बीच में आपका मीडियन है। 10th और 11th। 10वीं पोजीशन किसने ले ली? शुरू की 6 पोजीशंस एज 18 ने ले ली। अगली 5 पोजीशंस यानी 10वीं पोजीशन पे भी 19 होगा और 11वीं पोजीशन पे भी 19 होगा।
तो 10वीं पोजीशन पे भी 19 है और 11वीं पोजीशन पे भी 19 है और दो 19 के बीच में 19 ही होता है, तो मीडियन आ गया 19। कौन सा आंसर ऐसा है जिसमें मोड लेसर शो हो रहा है, यानी मीडियन ग्रेटर शो हो रहा है मोड से? मीडियन ग्रेटर शो हो रहा है एप्पल में मोड से, बॉय में भी मीडियन ग्रेटर शो हो रहा है, कैट तो गलत, मीन निकालना ही पड़ेगा। मैं बचना चाह रहा था, मीन निकालना ना चाह रहा था मैं, चलो मीन निकालना ही पड़ेगा। निकाल लो भाई, मीन निकाल लोगे। सम ऑफ ऑल द एजेस अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स, क्या मुश्किल बात है? सम ऑफ ऑल द एजेस निकालो। 6 मल्टीप्लाइड बाय 18 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 19 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 2 इंटू 21 प्लस 1 इंटू 22 प्लस 1 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 30 अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स। हो जाएगा? चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 में क्या है? फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड रिस्पेक्टिवली। अब ये देख रहे हो, ये मसला है इसमें, ठीक है? ये इसमें मसला क्या है, सब कुछ निकालना है ना आपको, निकाल लेते हैं, ठीक है? देखिए इसको ना पहले ना आपको टेबल को बनाना पड़ेगा, ठीक है? मसला ये है कि आपको ये बता रहा है कि 20 से 30 एज वाले लोग कितने हैं? 2। 20 से 30 का क्या मतलब होता है भाई? एज, एग्जैक्ट एज बताओ। जैसे क्वेश्चन नंबर 109 में बताई थी कि 18 एज वाले 6 लोग हैं। ये 20 से 30 का क्या मतलब होता है? मैं कैसे पता करूं कि इन दो लोगों की एग्जैक्ट एजेस क्या है? तो ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको बताया था मिड वैल्यू ले लेते हैं, 25। 20 और 30 के बीच का नंबर क्या होता है? 25। 25 एज वाले लोग कितने हैं? 6। तो 30 और 40 के बीच में क्या होता है? 35। 35 एज वाले लोग कितने हैं? 4। फिर 40 से 50 के बीच में क्या होता है? 45। 45 से लोग वाले कितने हैं? 4। खुद टेबल बना रहा हूं। 50 से 60 55 होता है, 50 और 60 के बीच में। 55 की एज वाले कितने लोग हैं? 5। फिर 60 से 70 65 एज वाले लोग कितने लोग हैं आपके पास? 3। ठीक है? फिर 70 से 80 75 मिड वैल्यू हो गई। 75 एज वाला एक ही बंदा है। फिर 90 से 100 95 एज वाला भी एक ही बंदा है। निकाल लो जरा मीन, ठीक है? सब कुछ ही निकालना है, मीन, मीडियन, मोड वगैरह सभी निकालना है, ठीक है? वो निकाल लेंगे, वो मसला नहीं है, ठीक है? फिलहाल आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? क्या किस ऑर्डर में पूछा हुआ है? मीन, मीडियन एंड मोड। मीन निकालने को बोल रहा है वो, मीन निकाल लेते हैं। कर देता हूं पूरा सवाल। ये मीन कैसे निकालेंगे? सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स। किसी को सम याद है जिसका? किसी ने किया हो घर पे? 25 मल्टीप्लाइड बाय 6, सब आपस में मल्टीप्लाई होंगे। किसी को याद है भाई सम कितना आ रहा था? नंबर ऑफ नंबर्स तो देख लेता हूँ भाई, कितने लोग हैं, कहीं बताया हुआ है? नहीं बताया हुआ। 6 4 10, 10 4 14, 14 15, 14 5 19, 19 3 22, 23 24। डिनोमिनेटर आपका 24 है, ठीक है? और मीन आप निकाल लो। सम ऑफ ऑल दी एजेस 25 मल्टीप्लाइड बाय 6। उससे पहले अगर एमपी निकाल लें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है? उसने बोला है ना 20 से 30 वाले लोग, सॉरी 2 है ये, 25 के सामने 2 होगा, ये गलत निकाल लिया नहीं मैंने। 2 4 6, 6 4 10, 10 5 15, 16 17 18 19 20। चलो और आसान हो गया। नंबर ऑफ नंबर्स 20 है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मीडियन निकाल लेता हूँ पहले, एमपी निकाल लेता हूँ। 20 प्लस 1/2, 21/2 कितना बनता है? 10.5 पोजीशन। 10वीं और 11वीं पोजीशन के बीच में नंबर कौन सा लिखा हुआ है? देखो भाई, शुरू की 2 पोजीशन ये हो गई। 10वीं छठी पोजीशन तक 35 लिखा हुआ है, और 10वीं पोजीशन पे जो आपकी वैल्यू लिखी हुई है वो 45 है, ठीक है? बिटवीन 10th एंड 11th जाना है। 10th पोजीशन पे जो आपका एज है वो 45 है, और 11th पोजीशन पे नया कॉलम स्टार्ट हो जाएगा। 11th पोजीशन पे आपका एज है 55। तो 45 और 55 के बीच में क्या होता है? 50 होता है। मीडियन आ गया 50। मोड भी निकाल लो, मोड इजी है। विच इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट एज? विच इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट एज? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट एज कौन सी है? ये 55 लग रही है मुझे, ठीक है? 55 5 मरतबा है, ठीक है? तो मोड ये हो गई। अब 50 और 55 किधर लिखे हुए? वो आंसर ऑप्शन एप्पल में लिखे हुए सिर्फ, तो मीन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, बच गए, ठीक है? वरना मीन निकालने में टाइम लगेगा। करेक्ट आंसर, आंसर ऑप्शन एप्पल हो गया। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 110। ये रहा 108। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, आगे का काम स्टार्ट करना है।
ठीक है, चलो भाई अब हम आ जाते हैं इसी के चैप्टर पे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। जी बिल्कुल सही कह रहे हो सर, वेरिएंस, डिविएशन, डिफरेंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने डिस्कस कर लिया है कि अरिथमेटिक सीरीज क्या होती है, ठीक है, लेकिन हम थोड़े से इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सीरीज है जो कि स्टार्ट हो रही है, लेट्स सपोज उसका पहला नंबर है 35, फिर अगला नंबर है 32, फिर अगला नंबर है 29, फिर अगला नंबर है 26, फिर अगला नंबर है 23, फिर अगला नंबर है 20 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस ऐसे चल रही है। तो आप देख रहे हो नंबर्स के बीच में गैप थ्रू आउट द सीरीज सेम है, 3 का गैप है, ठीक है, 3 का गैप है, 3 का गैप है, 3 का गैप है, 3 का गैप है, ये भी 3 का, ये भी 3 का। तो ऐसी सीरीज को हम अरिथमेटिक सीरीज कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास कौन सी सीरीज हो गई? अरिथमेटिक सीरीज हो गई, ठीक है। Recording in progress. तो भाई अरिथमेटिक सीरीज में गैप तो 3 का है, लेकिन इस गैप को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसकी मैथमेटिकल वैल्यू 3 मत लिख देना, ठीक है। इसकी मैथमेटिकल वैल्यू जो है वो क्या होगी वो मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट करो, उसमें से एक पहली वाली वैल्यू माइनस कर दो, यानी अगर आप 26 सेलेक्ट करो तो 26 माइनस 29 करना, 26 माइनस 23 नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। कोई भी आप एक वैल्यू सेलेक्ट करो, 23 सेलेक्ट कर ली तो 23 में से उसकी एक प्रीवियस वैल्यू माइनस कर दी, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? -3, ठीक है। या 17 माइनस 20 कर दिया, ठीक है, या 20 माइनस 23 कर दिया, या 32 माइनस 35 कर दिया, इधर वे कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? -3। सीबीएम में आता नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन आ सकता है, ठीक है, पढ़ लो भाई इसको। अच्छा, फिर ये जो होती है ना, ये जो 35 है ना, इसको आप बोलते हो वैल्यू। इस 35 को क्या बोलोगे? वैल्यू। लेकिन इस 35 का पोजीशन क्या है? 1। इसका पोजीशन 1 है, पोजीशन 2 है, पोजीशन 3rd है, पोजीशन 4th है, पोजीशन 5th है, पोजीशन 6th है, पोजीशन 7th है। फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू 35 है, सेकंड पोजीशन की वैल्यू 32 है, तो वैल्यूज है ये। 29 एक वैल्यू है, 26 एक वैल्यू है, 23 एक वैल्यू है, 20 एक वैल्यू है, 17 एक वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं, इन वैल्यूज को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a plus n minus 1 into d, where tn represents the value of the term। ये tn क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन सी वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है, ये वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्वल्स टू से पहले क्या आएगी? वैल्यू आएगी, ठीक है। यानी लेट्स सपोज आपको इस सीक्वेंस की छठी वैल्यू निकालनी है, तो आप इस फॉर्मूले को कैसे यूज करोगे? ये जो फॉर्मूला होता है ना a, इसमें a रिप्रेजेंट कर रहा होता है वैल्यू को, कौन सी टर्म की? फर्स्ट टर्म की वैल्यू को, वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म। डी आपको पता है कॉमन डिफरेंस होता है, और एन क्या होता है? एक पोजिशनल नंबर। पोजिशनल नंबर क्या होते हैं? इसके साथ एनडी आरडी एसटी नहीं आ रहे होते हैं, 3rd 22nd 25th, जिनके ऊपर आपके टीएच एनडी आरडी एसटी लिखे होते हैं, उनको पोजिशनल नंबर्स कहते हैं। तो अगर मैं 5th टर्म की वैल्यू निकाल रहा हूं, 5th टर्म की वैल्यू, तो 5th टर्म का मतलब क्या हो गया कि मैं T5 की वैल्यू निकाल रहा हूं, where my value of the first term should be 35। और अगर मैं 5th टर्म की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो पोजिशनल नंबर मेरा 5 है, n की जगह मैं 5 डालूंगा, कॉमन डिफरेंस मैंने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है, -3 सिंप्लीफाई कर दूंगा। 5 - 1 4, 4 into -3 -12, 35 -12 भी आपके पास कौन सा हो जाएगा? 23। आप देख लो ऊपर से 5वें टर्म की वैल्यू 1 2 3 4 5, 5वें टर्म की वैल्यू क्या आ रही है? 23। तो ये वैल्यू ऑफ द टर्म निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये वैल्यू ऑफ द टर्म निकालने का फॉर्मूला। अच्छा, फिर दूसरी चीज, यहां पे सीरीज की वैल्यूज का सम निकालने के 2 फॉर्मूलाज होते हैं। सम निकालने का एक फॉर्मूला होता है n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, और एक दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 टाइम्स वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म, ठीक है। 2 फॉर्मूलाज है। वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म का मतलब क्या हो गया? इस L का मतलब क्या हो गया? जैसे A रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म को, ये L रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म को। अगर आपको आपकी लास्ट टर्म की वैल्यू पता है, अगर आपको आपके लास्ट टर्म की वैल्यू पता है, अगर पता है, तो ये वाला फॉर्मूला इजी है सम का, ये यूज करना। लेकिन अगर आपको आपके लास्ट टर्म की वैल्यू नहीं पता, तो सम फिर इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ऊपर वाले फॉर्मूले से,
ठीक है, तो दोनों फॉर्मुलाज का अलग अलग पर्पस से डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन में कौन सा यूज हो जाए। ठीक है, तो ये मेनली आपको मैंने फॉर्मुलाज बता दिए कुछ। ठीक है, आ जाओ जरा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -3, 3, 9, 15 इज 81? आपसे बोल रहा है कौन से सीक्वेंस की वैल्यू जो है वो 81 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? कौन से सीक्वेंस की वैल्यू, कौन से सीक्वेंस की वैल्यू आपके पास क्या है? 81। मतलब 81 एक वैल्यू है, पोजीशन क्या है उसका वो बताओ। तो 81 को tn की जगह पे रख रहा हूं। फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या रख रहा हूं? -3। कौन सी पोजीशन की n पता करना है, कौन सी टर्म है ये? n रिप्रेजेंट्स द टर्म या पोजीशन। कॉमन डिफरेंस कितना है भाई? इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस कितना है? ऐसे ही बता दो, मैन्युअली समझ आ जाएगा। -3, 3 बन गया, फिर 3, 9 बन गया, फिर 9, 15 बन गया। कॉमन डिफरेंस चेक है। कौन सी टर्म पे आ रहा होगा 81? जैसे -3 फर्स्ट टर्म है, 3 सेकंड टर्म है, 9 थर्ड टर्म है, 15 फोर्थ टर्म है। वैसे 81 कौन सी टर्म है? ठीक है, -3 उधर ऐड हुआ, 84 हुआ, 84/6 14 हुआ, -1 उधर आके ऐड अप हुआ। कौन सी टर्म है भाई? 81 15th टर्म है। इस सीक्वेंस की 15वीं पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वो 81 होगी। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? For the following series determine the sum till the 13th term। आपसे बोल रहा है भाई एक सीरीज गिवन है, इसकी 13वीं टर्म तक का सम चाहिए। क्या बोल रहा है? 13th टर्म तक का सम चाहिए। For the following series determine the sum till the 13th टर्म। तो S13 का फॉर्मूला खोल दो। ठीक है, n की जगह 13/2। भाई मुझे 13th टर्म की वैल्यू नहीं पता ना, इसलिए मैं बड़ा वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। 2 टाइम्स वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म कितनी है? 9 है, प्लस n-1। n का मतलब क्या हो गया? 13। फॉर्मूला देखते रहो भाई, फॉर्मूला लिखा होना है तो फॉर्मूला देखते रहो। n की जगह 13, 13 - 1 12 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस कितना है सीक्वेंस का? 9, 13, 17। कॉमन डिफरेंस 4 का है। ये बंद हो गया फॉर्मूला। n/2 into 2a plus n-1 means 13 - 1 12 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय d कितना हो गया? 4 हो गया। सिंप्लीफाई कर लो। 12 4 से 48, 2 9 से 18, 48 प्लस 18 कितना होता है भाई? 58 और 8 और जोड़ दो 66, 66/2 कितना हो गया? 33। 13 मल्टीप्लाइड बाय 33 करना है, 3 3 से कितना होता है? 9। यूनिट डिजिट 9 किसका आ रहा है? आंसर ऑप्शन डॉग का 429 आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? आंसर ऑप्शन डॉग। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात हो रही है? बोला द लास्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस का फॉर्मूला खुद बना दिया इसने। उसकी जो आखिरी टर्म है, उस आखिरी टर्म की जो वैल्यू है वो 51 है। बोला वो जो उसकी आखिरी टर्म है, उसकी आखिरी टर्म की जो वैल्यू है वो कितनी है? 51 है। उसका पोजीशन क्या है? अच्छा मैं पूछ के आ रहा हूं उसका पोजीशन क्यों पूछ रहा हूं मैं? क्योंकि वो भी यही पूछ रहा है। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस आर। भाई लास्ट वैल्यू का जो पोजीशन होगा, लास्ट वैल्यू का जो पोजीशन होगा, लेट्स सपोज लास्ट वैल्यू आ रही है 30th पोजीशन पे, तो आप बोलोगे 30 टर्म्स है सीक्वेंस में। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 51 ना आप डाल दो tn की जगह पे, क्योंकि ये एक वैल्यू है। इस 51 वैल्यू को यूज करके n की वैल्यू निकाल लो। n रिप्रेजेंट करता है 51 की पोजीशन को। 51 जिस पोजीशन पे आ रहा होगा उतनी टर्म्स होंगी आपकी सीक्वेंस में। तो क्या हो गया भाई? ये n² -14n, 51 उधर जाके माइनस होगा, -51 = 0। मिडिल टर्म ब्रेक कर लोगे, 17 3 से मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। n² -17n + 3n -51 = 0। n को कॉमन लिया, n -17 + 3 को कॉमन लिया, n -17 = 0। n की वैल्यू आई 17 और n की वैल्यू आई -3। भाई किसी पोजीशन, कोई कभी देखा है किसी चीज की पोजीशन -3 हुई? कभी देखा है क्लास में कि एक बच्चे की पोजीशन आई है -3? ऐसा नहीं हो सकता ना। पोजीशन तो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, पोजीशंस तो आपके पास पॉजिटिव होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये गलत वैल्यू आ गई, इसको थोड़ी पता आप एबी सीरीज कर रहे हो, तो मिडिल टर्म ब्रेक करके दे रहा है। ठीक है, तो ये जो 51 है ये कौन सी पोजीशन की वैल्यू होगी? 17वीं पोजीशन की वैल्यू होगी। इसलिए कितनी टर्म्स होंगी सीक्वेंस में? 17 टर्म्स होंगी। करेक्ट आंसर, आंसर ऑप्शन क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ जरा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 4 में एक एबी सीरीज चल रही है। द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज 10 + 8 + 6 दैट विल मेक द सम 28 इज व्हाट?
बोला सम 28 कौन सी पोजीशन पे होगा? भाई अभी तक तो सम ज्यादा 28 है ना, 22 280 तो नहीं है ना, ऐसी मैनुअली कर लो। 10 + 8 18, 18 + 6 24, अगला नंबर आएगा 4, दो दो कम हो रहा है ना, तो अगला नंबर आया 4। यानी कहां पे सम हो रहा है? 24 + 4 28 हो गया, फोर्थ टर्म पे बन रहा है। लेकिन एक आंसर ऑप्शन आप देख रहे हो, एक आंसर ऑप्शन देख रहे हो, एक आंसर ऑप्शन एप्पल एंड कैट लिखा हुआ है, यानी वो बोल रहा है सेवंथ टर्म पे भी हो रहा है। तो सेवंथ टर्म पे जाके देख लो, अगर हो रहा है तो सही है, वरना देख लेंगे कौन सा आंसर है। ठीक है, आगे चल के और देख लो। ठीक है, क्योंकि जब सीरीज डिक्रीजिंग होती है ना, तो ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर सम घूम के वापस आ जाता है, मतलब 28 दो मरतबा आ सकता है सेट में एज सम। और आगे जाके देखो फोर्थ टर्म पे तो सम 28 बन रहा है, +2 किया, 28 + 2 30 हो गया। अब अगली बार क्या प्लस करोगे? 0 प्लस करोगे, 30 + 0 0 हो रहा। अगली बार क्या प्लस करोगे? -2, 30 में ऐड करोगे -2 28 हो गया। यानी सेवेंथ टर्म पे भी सम 28 बन रहा है। फोर्थ एंड सेवेंथ दोनों पे आपका जो सम है वो कितना बन रहा है? 28 बन रहा है। तो भाई करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? आंसर ऑप्शन डॉग करेक्ट हो गया, एप्पल एंड कैट आपका आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा था यहाँ पे। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बात हो रही है? रिपीट नहीं भाई, बता दें स्पेसिफिकली समझ क्या नहीं आया। मैंने तो एक्सपैंड की है सीरीज, ठीक है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो आंसर ऑप्शन में डाउट था, इसलिए मैं 7वीं टर्म तक चला गया, देख लेता हूँ 7वीं टर्म तक, टेंशन की क्या बात है। चौथी टर्म तक तो सम 28 था, आगे जाके देख लो कहीं 7वीं टर्म पे भी तो नहीं आ रहा 28, तो आगे जाके देखा भाई 28 + 2 30, 30 + 0 30, 30 में ऐड किया -2 28 आ रहा है। 7वीं टर्म पे भी 28 आ रहा है, तो करेक्ट आंसर तो फिर आंसर ऑप्शन डॉग होना चाहिए। ये मसला होता है जब आप डिक्रीजिंग सीरीज पे चलते हो ना, डिक्रीजिंग एपी सीरीज में। मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा, डिक्रीजिंग एपी में चलते हो ना, ये प्रॉब्लम होगा। सही है, इसका ख्याल रखना होगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर सम घूम के वापस आ जाता है। इसको फॉर्मूले से भी कर सकते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, लेकिन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दो आंसर देगा आपका, n के लिए 4 देगा, n के लिए 7 देगा, दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ जरा। क्वेश्चन नंबर 5, अब जरा सीखो ट्रैवलिंग करते कैसे करते हैं सीरीज में। कहीं कहीं मैं फॉर्मूला यूज कर लूंगा, जरूरत पड़ेगी, नहीं जरूरत पड़ेगी ऐसे ही करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बात हो रही है, क्या बोल रहा है? द 23rd टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस बताओ जब थर्ड टर्म की वैल्यू 8 है और फोर्थ टर्म की वैल्यू 13 है। भाई मुझे जल्दी से कॉमन डिफरेंस बता दो। फर्स्ट टर्म मुझे नहीं पता, सेकंड टर्म मुझे नहीं पता, थर्ड टर्म मुझे 8 पता है, चौथी टर्म मुझे 13 पता है। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस तो बता सकते हो ना, जरूरी थोड़ी है पूरी सीरीज लिख के दे आपको। कंसेक्यूटिव वैल्यूज गिवन है, एपी सीरीज कॉमन डिफरेंस निकाले बगैर होती नहीं है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही चीज होती है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आपको नजर आ रहा है 8 बन गया 13, कंसेक्यूटिव वैल्यूज को माइनस करो, 13 में से 8, 8 में से 13 नहीं, 13 आगे आने वाली वैल्यू को पीछे वाली वैल्यू से, 13 - 8 कितना होता है? 5। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 5। अभी पूछ क्या रहा है वो जरा देखने की जरूरत है। वो पूछ क्या रहा है आपसे? वो बोल रहा है भाई कौन सी टर्म बताओ? 23rd टर्म, 23rd टर्म आपसे पूछ रहा है। भाई 23rd टर्म कैसे बता सकते हैं? देखें भाई, आप थोड़ी सी इस बात को समझिएगा। आप मुझे अगली टर्म बता सकते हो? 13 के बाद अगली टर्म क्या होगी? भाई सब बता दे भाई। अगर कॉमन डिफरेंस 5 का है तो अगली टर्म की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 18 होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आप एक टर्म आगे जाते हो तो कितना ऐड करना है? एक मर्तबा कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। ये कौन सी टर्म है भाई? चलो इस टर्म से ट्रैवल कर लेता हूँ, ये फिर भी इजी है। थर्ड टर्म पे खड़े हो, लेट्स सपोज तुम थर्ड टर्म से तुम्हें जाना है 23rd टर्म पे। ठीक है, एक बार लिख के बता देता हूँ, बाद में मैनुअली करूंगा मैं। थर्ड टर्म से जाना है आपको 23rd टर्म पे। कितना टर्म्स आगे जाना है? कितनी टर्म्स आगे जाना है? कितनी टर्म्स आगे जाना है? 20 टर्म्स आगे जाना है। भाई आपने मुझे बोला कि एक टर्म आगे जाओ तो 5 ऐड कर दो, आप लोग बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, आपने बताया अगली टर्म 18 है। आप बोल रहे थे कि एक टर्म आगे जाना है, अगर थर्ड टर्म की वैल्यू से एक टर्म आगे जाना है तो 5 ऐड कर दो। अभी कितनी टर्म्स आगे जाना है? 20 टर्म्स। तो थर्ड टर्म की वैल्यू जो कि 8 है, उसमें 20 टर्म्स आगे जाओगे तो 23rd टर्म की वैल्यू पे आ जाओगे। एक टर्म आगे जाते हो तो 5 ऐड करते हो, 20 टर्म्स आगे जाना है तो कितना ऐड करोगे? 20 मर्तबा कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। भाई एक टर्म आगे जाते हो तो एक मर्तबा कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। अभी 20 टर्म्स आगे जाना है तो कितनी मर्तबा कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे? 20 मर्तबा, मर्तबा का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 20 मर्तबा कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे अपने थर्ड टर्म की वैल्यू में।
23rd टर्म पे पहुंच जाऊंगा, कोई फॉर्मूला नहीं यूज किया। 100 + 8 कितना हो गया, 108 आपकी 23rd टर्म की वैल्यू है। ये मैं अभी और भी आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। एक और देख लो इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, जल्दी से आंसर बता दो भाई, चलो सीक्वेंस में कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता दो, क्या होना चाहिए। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10 5 0 -5। गलत नहीं बताना, 5 बता दिया फजलुर रहमान तुमने, गलती हो गई भाई। 5 - 10 करना है, ठीक है। आगे आने वाली वैल्यू माइनस पीछे वाली वैल्यू, 5 - 10 कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, -5। ये गलती मत करके आना पेपर में। करेक्ट आंसर ऑप्शन कैट है क्वेश्चन नंबर 6 का। अच्छा, एक और चीज सीख लो भाई, एक और चीज सीख लो। एपी सीरीज में आपको पता है टर्म की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ही होता है a + n - 1 × d, यही होता है a + n - 1 × d। अगर मैं आपसे बोलूं 7वीं टर्म निकालो, तो आप a नहीं पता, आपको n की जगह आप 7 डालोगे, 7 - 1 × d, ये 7वीं टर्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a + 6d। फॉर्मूला बनाना सीखो ट्रांसलेशन के लिए। 10th टर्म बोलूं ना तो क्या बोलना, a + 1 कम d से 9d। मैं आपसे 20th टर्म बोलूं तो आपने बोलना है a + 19d, ठीक है। मैं आपसे बोलूं 36th टर्म ऑफ एन एपी क्या होती है, आपने मुझे बोलना है a + 35d होती है। मैं आपसे बोलूं भाई एपी की 1201th टर्म क्या होती है, आपने बोलना है a + 1200d, एक कम। ये ट्रांसलेशन में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। एपी सीरीज की 10th टर्म क्या होती है, a + 9d, यही होती है ना एपी सीरीज की 10th टर्म, a + 9d, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपको क्लियरली नजर आ रहा है 1 है, +9 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, 3.5 - 1 करोगे तो कितना बचेगा, 2.5। आ गई 10th टर्म की वैल्यू। 9 × 2.5 करो, 9 2 से 18 होता है, 4.5 22.5 + 1 23.5 आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का 10th टर्म की वैल्यू, ठीक है। अब ये पक्का पक्का याद होना चाहिए, क्योंकि मैं ट्रांसलेशन में ना ये एक्सप्रेशंस ऐसे बनाऊंगा, नहीं याद होगा तो ट्रांसलेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। अच्छा चलो, अब आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब ये सवाल समझना है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने किया और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या फर्क है, ठीक है। 5 में ना आपको, ठीक है, पूरी सीरीज नहीं गिवन थी, लेकिन कम से कम क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 कंसेक्यूटिव वैल्यूज तो गिवन थी, ठीक है। 8 में वो मसला आ गया कि कंसेक्यूटिव वैल्यूज नहीं गिवन है। पहली टर्म की वैल्यू 4 गिवन है, अच्छा नहीं, 8 में भी कंसेक्यूटिव वैल्यूज गिवन है। कॉमन डिफरेंस बता दो क्वेश्चन नंबर 8 का। पहली टर्म की वैल्यू 4 है, दूसरे टर्म की वैल्यू 7 है, 7 - 4 करोगे, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 3। आपसे पूछ क्या रहा है 11th टर्म, लिखो भाई 11th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + 10d। फटाफट, a की वैल्यू क्या है, पहले टर्म की वैल्यू कितनी है, 4 है, प्लस 10 टाइम्स कॉमन डिफरेंस आपका कितना है, 3 है, 10 3 से 30, 30 + 4 34, आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन कैट हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में भी क्या बोल रहे हैं, लेट an be the arithmetic progression for which common difference is equals to 12। थर्ड टर्म की वैल्यू गिवन है 43, फर्स्ट टर्म की वैल्यू चाहिए। भाई मुझे एक बात ये बताओ, तुम थर्ड टर्म की वैल्यू पे खड़े हुए हो, वो 43 है, थर्ड टर्म की वैल्यू पे खड़े हुए वो 43 है, आपको चाहिए फर्स्ट टर्म की वैल्यू। कितनी टर्म्स पीछे जाना है, पीछे जाना है इस बार, ये तो बात समझ आती है, आगे नहीं आना, पीछे जाना है। थर्ड टर्म की वैल्यू 43 है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू पे पहुंचना है। भाई कितनी टर्म्स पीछे जाना है, नंबर ऑफ टर्म्स बैकवर्ड्स, कितने टर्म्स आपको बैकवर्ड्स जाना है, 2 टर्म्स बैकवर्ड्स जाना है। भाई कॉमन डिफरेंस जो है ना वो आपका 12 है, आगे जाते हो तो ऐड करते हो, पीछे जाते हो तो सब्ट्रैक्ट करते हो। अगर आपको 2 टर्म्स पीछे जाना है तो 2 मर्तबा कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, थर्ड टर्म की वैल्यू में से 2 मर्तबा कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, बिकॉज 2 टर्म्स पीछे जाना है। आगे जाना होता, फिफ्थ टर्म पे आना होता, थर्ड टर्म की वैल्यू में 2 मर्तबा कॉमन डिफरेंस ऐड कर देता मैं, ठीक है। 12 2 24 होता है, 43 - 24 करोगे 19 आ जाएगी आपकी फर्स्ट टर्म की वैल्यू, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया। चलो भाई आगे चलते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे, हो जाएगा। सम का फॉर्मूला यूज करना है, कुछ करना ही नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में खाली फॉर्मूला यूज करना है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में खाली फॉर्मूला यूज करना है आपने।
लगा दो फॉर्मूला, लेट ए एंड बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 15 है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 3 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स, S10 निकाल लो, ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स निकालना है, ठीक है, तो कितना हो गया 10/2 यानी n/2 मींस 10/2 टाइम्स 2a, a की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 15, 15 इंटू 2 कितना हो गया 30, ठीक है, प्लस 10 - 1 कितना होता है, n - 1 होता है ना 9, 10 n की वैल्यू 10, 10 - 1 9, 9 इंटू 3 27, बाकी आप कर लो, ठीक है 27 हो गया, ये 2 और 5 को काटो ना, 2 1s 2 5s, ठीक है, तो 30 प्लस 27 कितना हो गया 57, 57 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर लो, 570 का हाफ, ठीक है 570 का हाफ कितना होता है 285, करेक्ट आंसर 285 हो गया, ठीक है 285, ये आपका आंसर हो गया, करेक्ट आंसर, आंसर ऑप्शन बॉय है, 10 का बॉय आंसर, ठीक है भाई। फॉर्मूला बेस्ड काम करना है अभी कुछ काम स्टार्ट ही नहीं किया, ठीक है, आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस डी ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर विच फर्स्ट टर्म इज 9 एंड सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज 15। ये आपको फॉर्मूला खोल के करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताया 5 टर्म्स का सम 15 है, ठीक है, आंसर ऑप्शन से भी कर सकते हैं लेकिन चलो फॉर्मूला खोलना सिखा रहा हूं। 5 टर्म्स का सम 15 है, कितनी टर्म्स का 5/2 n/2 हो गया, ठीक है, 5 टर्म्स टाइम्स 2 है, ए की वैल्यू कितनी बताई हुई है 2 9 से 18, ठीक है, 5 - 1 4 मल्टीप्लाइड बाय डी, आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है, 5 1 5 3 काटो, 5 1 5 3 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 होता है, 6 - 18 कितना हो गया -12, -12/4 कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -3, सॉल्व हो गया, सिर्फ फॉर्मूला लगा रहा हूं आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, अभी इसमें कोई एडवांसमेंट हो ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, एन इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 10th टर्म की वैल्यू 15 है, 5वें टर्म की वैल्यू 5 है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है। अब ये सवाल है इंपॉर्टेंट, इसकी वजह ये है कि यहां पे आपको कंसेक्यूटिव वैल्यूज नहीं दी हुई, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, एक 10वें टर्म की वैल्यू दी हुई है और एक 5वें टर्म की वैल्यू दी हुई है, बीच की सारी टर्म्स खा गया वो, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूं कॉमन डिफरेंस निकालने का, ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालने का, यार एडमिन से एक पेन ले लेना, बोलना एक पेन। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है, आप अभी भी वैसे ही कॉमन डिफरेंस निकालो, कैसे निकालो, आगे आने वाले पोजीशन की वैल्यू में से पीछे वाले पोजीशन की वैल्यू माइनस कर दो, आगे आने वाले पोजीशन यानी 10वें पोजीशन की वैल्यू 15 में से पिछले 5वें पोजीशन की वैल्यू 5 माइनस कर दो, ठीक है, करो भाई इतना काम, जैसे नॉर्मली माइनस करते हैं अभी भी माइनस ही कर रहे हैं भाई, आगे आने वाली वैल्यू में से पिछली वाली वैल्यू माइनस करते हो ना, अभी भी माइनस कर रहे हैं, आगे आने वाले पोजीशन की वैल्यू में से पिछले वाले पोजीशन की वैल्यू आप माइनस कर दो, कर दिया माइनस कर, लेकिन क्या करो यहां पे डिवाइड कर दो इनके पोजिशनल नंबर्स के डिफरेंस से। पोजिशनल नंबर समझ रहे हो, मैंने अभी आपको बताया था एपी की स्टार्ट में, पोजिशनल नंबर्स क्या होता है, एक 10th टर्म है और एक 5th टर्म है, कौन सी टर्म है, एक 10th टर्म है और एक 5th टर्म है, तो 10th - 5th यानी 10th - 5th, ये कर दो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। 15 - 5 कितना होता है भाई 10 होता है, 10 - 5 कितना होता है 5 होता है, कॉमन डिफरेंस आ गया आपके पास 2 आ गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अभी पूछ क्या रहा है, अभी देखते हैं, कॉमन डिफरेंस तो आ चुका है, पूछ क्या रहा है आपसे, बोला पहले टर्म की वैल्यू निकालो, पहले टर्म की वैल्यू निकालने को बोल रहा है, कॉमन डिफरेंस मेरे पास आ गया, अब ट्रैवलिंग सीखो भाई, पहले टर्म के करीब करीब कौन से टर्म की वैल्यू पता है, पहले टर्म के करीब करीब कौन से टर्म की वैल्यू पता है, अच्छा 5वें टर्म की वैल्यू पता है, और इत्तेफाक से वो 5वें टर्म की वैल्यू भी कितनी है 5 है, 5वें टर्म की वैल्यू कितनी है 5 है, इस 5वें टर्म की वैल्यू, ये पोजीशन नहीं लिखी मैंने, वैल्यू लिखी है, ठीक है, इस 5वें टर्म की वैल्यू 5 से, इस 5वें टर्म की वैल्यू 5 से आपको पहले टर्म की वैल्यू पे जाना है, कितने टर्म्स पीछे जाना है भाई, पीछे जाना है तो माइनस डाल दिया, कितने टर्म्स पीछे जाना है 4 टर्म्स पीछे जाना है, अभी 4 टर्म्स पीछे जाना है तो 4 मर्तबा कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 - 8 कितना हो गया -3, सारा काम मैनुअली करना चाहिए तो मैं लिख के कर रहा हूं अभी, 5 - 8 कितना हो गया -3, कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला है मैंने, ये सीखना है आप,
ठीक है, फिर से बता रहा हूँ कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से देखो, सेम सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, कोई फर्क नहीं है, यही कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है देखो, फिर वही मसला है, 25 टर्म्स है, चौथे टर्म की वैल्यू पता है, 22वें टर्म की वैल्यू पता है, कंसेक्यूटिव टर्म्स की वैल्यू नहीं पता, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? आगे आने वाले पोजीशन की वैल्यू में से, यानी 22वें पोजीशन की वैल्यू 5 में से पिछले पोजीशन की वैल्यू यानी चौथे पोजीशन की वैल्यू माइनस कर दो, डिवाइड कर दो इनके पोजीशनल नंबर्स के डिफरेंस से। एक 22nd टर्म है और एक 4th टर्म है, 22nd माइनस 4th कितना होता है? 18। कॉमन डिफरेंस आ गया 1/18, ये आ गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, शुरू होते ही आ गया कॉमन डिफरेंस। पहुंचना कहां है? 19th टर्म पे। 19th टर्म पे तो चले जाएंगे, 19th टर्म के करीब करीब कौन सी टर्म पता है? 19th टर्म के सबसे करीब टर्म मुझे पता है 22वीं टर्म, जो कि है 5। 22वीं टर्म की वैल्यू मुझे पता है 5। इस 22वीं टर्म से मुझे 19वें टर्म पे जाना है, पीछे जाना है। कितनी मर्तबा पीछे जाना है? 3 मर्तबा पीछे जाना है, तो 3 मर्तबा कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, पीछे चले जाओगे। ठीक है, 3 1 3 6 5 माइनस 1/6 करोगे, 6 5 30 माइनस 1 29/6 आपका आंसर हो गया। ये 19th टर्म की वैल्यू हो गई, जो कि एप्पल में भी लिखा हुआ और कैट में भी लिखा हुआ, आप गौर कर लो। करेक्ट आंसर ऑप्शन डॉग होगा। जब भी दो आंसर्स आपको गिवन हो ना, तो दोनों को गौर कर लिया करो कि दूसरा बोल क्या रहा है। एप्पल तो है ही, लेकिन एप्पल एंड कैट क्यों गिवन है डॉग में? तो कैट को एक बार पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है? 4 होल 5/6, तो करेक्ट तो वो भी हो गया। 6 4 24 प्लस 5 29/6। ये कॉमन डिफरेंस निकालने की टेक्निक आपने यूज करनी है। फिर से सुन लो, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? कॉमन डिफरेंस। फिर वही मसला है, कंसेक्यूटिव वैल्यूज नहीं गिवन आपको। क्वेश्चन नंबर 14 में भी इन एन एपी 5वीं टर्म 22 है, 10वीं टर्म 27 है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? सॉरी 47 है। आगे आने वाली पोजीशन की वैल्यू यानी 47 है 10वीं पोजीशन की वैल्यू, उसमें से माइनस करो 5वीं पोजीशन की वैल्यू, वैल्यूज को माइनस करो अपॉन उनके पोजीशनल नंबर्स का डिफरेंस। पोजीशनल नंबर्स का डिफरेंस क्या है? 10th माइनस 5th कितना होता है? 5। 47 माइनस 22 कितना होता है? 25। 25/5 खत्म हो गया, कॉमन डिफरेंस आ गया 5। अब ट्रैवलिंग तो कोई भी कर ले। 16th टर्म पे जाना है, 16th टर्म के करीब करीब मुझे 10वें टर्म की वैल्यू पता है, जो कि है 47। इस 47 से मुझे 16th टर्म पे जाना है, यानी 10वें टर्म से 16वीं टर्म पे जाना है, 6 टर्म्स आगे जाना है। आगे जाना है तो प्लस किया, कितने आगे जाना है? 6 टर्म्स, तो 6 मर्तबा कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें। 4 6 5 30, 47 प्लस 30 77। मैनुअली कर रहे हैं ना भाई लोग, तो मैं लिख के कर रहा हूँ। ठीक है, आपने मैनुअली करना है, आंसर निकाल लिया करो मेरे से पहले। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 15 डाउ, फिर से देख लेते हैं क्या है। 15 में लोग गलती करके आ गए थे भाई, बहुत बड़ी गलती। अगर मेरी स्टेटमेंट पे गौर नहीं करोगे तो गलती कर दोगे। ठीक है, जो मैं बोलता हूं ना उसको वैसे ही याद कर लिया करो। 11th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 243 एंड द 29th इज 27। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बोला? आगे आने वाले पोजीशन की वैल्यू में से, यानी 27 में से पिछले वाले पोजीशन की वैल्यू, 29th जो है ना वो आगे आ रही होगी पोजीशन। ठीक है, और दूसरी पोजीशन कौन सी है? ठीक है, दूसरी 11th, वो पीछे होगी 29th पोजीशन से। तो आगे आने वाली पोजीशन की वैल्यू में से पिछले वाली पोजीशन माइनस कर दो, कर दिया, अपॉन इनके पोजीशनल नंबर्स का डिफरेंस, यानी 29 माइनस 11। कॉमन डिफरेंस आ गया माइनस 216 अपॉन 18 माइनस 12 आ गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, टेबल्स याद होता है ना, देखो कितना फायदा होता है। माइनस 12 आपको आ गया कॉमन डिफरेंस। अभी जाना कहां है? 31st टर्म पे जाना है। करीब करीब कौन सी टर्म पता है? 29th टर्म की वैल्यू 27 पता है। इस 29th टर्म की वैल्यू 27 से 31st टर्म पे जाना है। जाना तो आगे, कितना आगे जाना है? 2 टर्म्स आगे जाना है, तो 2 मर्तबा कॉमन डिफरेंस को मैं ऐड कर दूंगा। मैं तो ऐड ही कर रहा हूं, उसकी वैल्यू माइनस में, वो खुद जो कुछ भी हो जाए, मैंने तो ऐड ही किया। ठीक है, 29th टर्म की वैल्यू में 2 मर्तबा कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया। 2 इंटू माइनस 12 माइनस 24 होता है, 27 माइनस 24 कितना होता है? 3 होता है। आ गया। ठीक है, 3 जो हो गई वो आपके 31st टर्म की वैल्यू हो गई। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर, आंसर ऑप्शन एप्पल हो गया। सही है ना भाई? आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बात हो रही है? What is the sum of the first 15 terms of an AP whose 11th and 7th term
आर 5.25 एंड 3.25 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपसे बोल रहा है 11वीं और 17वीं टर्म जो है ना वो ये है। कॉमन डिफरेंस निकाल लो पहले, तो कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा ना कुछ आएगा नहीं। ठीक है, 11वीं टर्म की वैल्यू पता है, 7वीं टर्म की वैल्यू पता है, कॉमन डिफरेंस निकालो। 11वीं टर्म की वैल्यू पहले लिखी जाएगी, 5.25 माइनस 3.25 कितना हो गया 2 अपॉन इनके पोजिशनल नंबर्स का डिफरेंस, 11 माइनस 7 कितना होता है 4, कॉमन डिफरेंस आ गया 1/2। किसका सम निकालना है, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है, S15 निकालना है। ठीक है, जो जो चीजों की जरूरत पड़ेगी लिखता जाऊंगा भाई। S15 कैसे निकलेगा, n/2 15/2 इंटू ट्वाइस ऑफ ए तो मुझे याद नहीं आ रहा कितना है, लेकिन n-1 जो होता है 14, 15 - 1 14 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस, वो तो मैंने कर लिया। ठीक है, प्लस n/2 टाइम्स 2a होता है। ए आप मुझे बताओगे जल्दी से, आपको पता है कॉमन डिफरेंस 0.5 का है, आपको पता है 7वीं टर्म की वैल्यू 3.25 है। भाई जब 7वें टर्म की वैल्यू 3.25 है और 7वें से अगर पहले टर्म पे जाना है, 6 टर्म्स पीछे जाना है, तो 6 मर्तबा कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर दो 3.25 में से। 3.25 माइनस 6 टाइम्स 0.5, मेरे ख्याल से 0.25 आ जाएगी, 0.25 आ जाएगी। 2 टाइम्स ए होता है ना, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 0.25 है, 2 टाइम्स ए कर दिया, 2a प्लस n-1 यानी 15 - 1 14, बाकी डी एज इट इज। आप सिंप्लीफाई करेंगे भाई। पहली टर्म मैंने इस बार लिख के नहीं निकाली, इतनी प्रैक्टिस करा दी, अब आप तो लिख के निकाल लो भाई, बगैर लिख के निकाल लो। ठीक है, 7वीं टर्म की वैल्यू 3.25 जो थी, उसमें से मैं 6 टर्म्स पीछे गया हूं तो माइनस किया है। कितनी मर्तबा माइनस किया है, क्या चीज, 6 मर्तबा कॉमन डिफरेंस। 6 टाइम्स हाफ 3 होता है, 3.25 में से 3 माइनस करो 0.25 पे पहुंचोगे। 0.25 इंटू 2 कितना हो गया 0.5, 14/2 कितना हो गया 7, 7 प्लस 0.5 कितना हो गया 7.5, 7.5 बचा अंदर ब्रैकेट के। 15/2 7.5 को लिख लो यार तुम, कितना लिख लूं 15/2 ही लिख लूं, फ्रैक्शंस में चेंज कर लिया। 75/10 लिखा है, 75/10 कट के 15/2 हो गया। 15 सा 225/4 कर लो डिवाइड 225/4 से। ठीक है, मेरे ख्याल से 450 सा होता है, और 456 सा 224, 56.25 आ रहा है, 56 पॉइंट समथिंग आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। कर लो आंसर, ये आंसर आ गया 56.25। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया आपके पास, करेक्ट आंसर आंसर ऑप्शन ऐप पे ला गया। ठीक है, इस बार उसने सम पूछ लिया था, मतलब पहली टर्म निकालनी थी उसमें और सम निकालना था। क्वेश्चन नंबर 17, 11th term of an arithmetic progression is this, 29th is this, 31st term of the progression is this। ये तो करा हुआ नहीं है कहीं। क्वेश्चन नंबर 15 और 17 सेम तो नहीं है, ठीक है सेम ही है ऑलमोस्ट, बस वैल्यूज मुख्तलिफ है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, आगे आने वाली पोजीशन की वैल्यू 58 माइनस पीछे वाले पोजीशन की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन पोजीशनल नंबर्स का डिफरेंस कितना है, एक 29th और एक 11th है, 29 माइनस 11 कितना होता है 18। ठीक है, 58 माइनस 22 करो 48, 38 36 अपॉन 18, बहुत आसान सा कॉमन डिफरेंस आ गया 2। फिर क्या पूछ रहा है, 31st टर्म पे जाना है, 29th पे तो खड़ा हूं, 29th टर्म की वैल्यू 58 है, 31st पे जाना है, यानी आगे जाना है, कितना आगे जाना है 2 टर्म्स, यानी 2 मर्तबा कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। ऐसे ही +2 करके कर लो तो भी समझ आ जाएगा। 58 + 4 62 हो गई आपके 31st टर्म की वैल्यू, क्या आंसर हो गया, ये भी इजी था। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने आपको करा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, आखिरी लाइन पढ़ लो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 104 टर्म। मुझे जल्दी से 104 टर्म का नाम बता दो, जल्दी से फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइपिंग स्पीड भी बढ़ाओ भाई तुम लोग अपनी अपनी। 104 टर्म बता दो, क्या होती है 104 टर्म एपी सीरीज में। 104th टर्म ऑफ एन एपी सीरीज क्या होती है, a प्लस 103d। ए ढूंढो कितना है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू बताई हुई है -5 प्लस 103 टाइम्स डी ढूंढो, हो सकता है कैलकुलेट करना पड़े। ठीक है, एंड ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट इज 6 मोर देन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग टर्म। बताना चाह रहा है डी 6 है, ऐसे नहीं बोल रहा ओपनली डी 6 है, वो बोल रहा हर आगे आने वाली टर्म पिछली टर्म से 6 ज्यादा है, यानी बताना चाह रहा है डी 6 है। 618 माइनस 5 613 आंसर हो गया, खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है,
which term of the AP 2, 8, 14, 20 will be 210 more than its 60th term? खैर जब तक मैं सीरीज लिख रहा हूँ आप लोग कॉमन डिफरेंस बता दें। एक सीरीज है, 2 है, 8 है, फिर क्या है, 14 है, फिर 20 है, एंड सो ऑन। आपके पास यहाँ पे कहीं जाके एक 60th टर्म आ रही होगी, उसकी वैल्यू नहीं पता हमें, ठीक है, 60th टर्म आ रही होगी कहीं आगे जाके, ठीक है। ये बात तो मैंने समझ ली। बोल रहा है भाई ये जो 2, 8, 14, 20 का जो सीक्वेंस चल रहा है ना, ठीक है, इसमें कहीं जाके एक 60th टर्म आ रही है। अभी 60th टर्म की वैल्यू में आप करो, इसकी वैल्यू नहीं पता मुझे, बोल रहा है इसकी वैल्यू में प्लस करो 210, इसकी वैल्यू में प्लस करो 210। कहीं आगे जाओगे, बहुत कहीं आगे जाके एक पोजीशन आएगी, एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू भी नहीं पता मुझे, वो वैल्यू कुछ भी नहीं रहा आपसे, ठीक है। उसका पोजीशन पूछ रहा है, उसका पोजीशन पूछ रहा है, कौन सी पोजीशन की वैल्यू आएगी, ये पूछ रहा है आपसे। आपने मुझे बता दिया इतनी देर में भाई कॉमन डिफरेंस 6 है, मैंने मान लिया 8 और 2 6 का फर्क होता है, 14 8 6 का फर्क होता है, 20 14 6 का फर्क होता है, कॉमन डिफरेंस 6, ठीक है। आपको ये बात समझ आती है, यस और नो में बताना कि किसी एक पर्टिकुलर टर्म से एक दूसरी टर्म पे जाओगे तो 6 ऐड करोगे, ये बात समझ आ रही है सबको, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर टर्म से उसके बाद वाली टर्म पे जाओगे तो 6 ऐड करोगे। अगर कोई 18 ऐड कर रहा है तो इसका मतलब वो कितनी टर्म्स आगे जा रहा है, अगर कोई 18 ऐड कर रहा है तो इसका मतलब वो कितनी टर्म्स आगे जा रहा है, 3 टर्म्स आगे जा रहा है भाई, ये बात भी समझ आती है। तो अगर 60th टर्म की जो भी वैल्यू है, छोड़ो उसको, उस वैल्यू में 210 ऐड कर रहा है कोई, भाई ये पता कर लो इस 210 में 6 कितनी मर्तबा आता है, यानी 210 के अंदर कितने सिक्सेस हैं, 210 के अंदर कितने सिक्सेस हैं, 35 सिक्सेस हैं आपके 210 में। यानी इसका मतलब है कि कोई 60th टर्म से 35 टर्म्स आगे गया क्योंकि उसने 35 मर्तबा कॉमन डिफरेंस को ऐड किया है ना। कोई 60th टर्म में 210 वैल्यू ऐड करने का मतलब ये होता है कि 210 के अंदर 6 कितनी मर्तबा आता है, डिवाइड करके पता कर लिया, 35 मर्तबा। इसका मतलब किसी ने 35 मर्तबा 6 ऐड किया है, और 35 मर्तबा 6 ऐड करने का मतलब है कि 60th टर्म से वो 35 टर्म्स आगे जा रहा होगा। तो 60th टर्म से जब 35 टर्म्स आगे जाओगे तो कौन सी टर्म पे आके गिरोगे भाई, 95th टर्म पे। यही वो पूछ रहा है, कौन सी टर्म पे आगे गिरोगे, 95th टर्म पे आके गिरोगे। उसकी वैल्यू नहीं पूछ रहा, ना 60th टर्म की वैल्यू पूछ रहा है, ना इसकी वैल्यू पूछ रहा है, पोजीशन पूछ रहा है कि कौन सी पोजीशन पे आके गिरोगे, 95th पोजीशन पे आके हम गिरेंगे। साथ आवाज कम रखो, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 19 का। अच्छा, फिर आपके पास एक आती है अलजेब्रिक एपी सीरीज। सुन लो, अलजेब्रिक एपी सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रिक एपी सीरीज क्या होती है, अलजेब्रिक एपी सीरीज अलजेब्रा की फॉर्म में होती है। अभी आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक सारे सवाल देख लो, 19 तक सारी सीरीज, सारी की सारी जो सीरीज है ना, सब सीरीज नंबर्स की फॉर्म में गिवन है, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स गिवन है आपको सारी सीरीज में। लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 20 ये नंबर्स की फॉर्म में नहीं गिवन, ये वेरिएबल्स की फॉर्म में गिवन है। तो वेरिएबल्स की फॉर्म में सीरीज आ जाए ना, सब छुट्टे ही, कुछ पढ़ना ही नहीं है, छोड़ दो सब कुछ, सारी बकवास छोड़ दो, फंस जाएंगे तो पढ़ लेंगे। वेरिएबल्स की फॉर्म में सीरीज आ जाए तो आप निकालो कॉमन डिफरेंस, दो मुख्तलिफ तरीकों से, और दो मुख्तलिफ तरीकों से आने वाला कॉमन डिफरेंस इक्वेट कर दो, उस अननोन वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। यानी कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकता हूं भाई, आपको पहली टर्म नजर आ रही है 3t - 4 और आपको दूसरी टर्म नजर आ रही है 2t + 3। आप 2t + 3 में से माइनस कर दो पहली टर्म 3t - 4। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बता दिया था कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। नंबर्स की फॉर्म में नहीं देगा हर बार वो। और कैसे निकाल सकते हैं, थर्ड टर्म की जो वैल्यू 60 - 2 नजर आ रही है, उसमें से आप माइनस कर दो सेकंड टर्म की वैल्यू। सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी है, 2t + 3। सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी है, 2t + 3। ये भी कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड टर्म वैल्यू माइनस फर्स्ट टर्म वैल्यू, थर्ड टर्म वैल्यू माइनस सेकंड टर्म वैल्यू, कॉमन डिफरेंस है दोनों, ठीक है। दोनों के बीच में लगा दो इक्वल्स टू, ये एक रिलेशनशिप बन जाएगा। यहां से t की वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी ना, तो ये अजीब से अलजेब्रिक फॉर्म में जो एपी सीरीज गिवन है ना, उसको मैं नंबर्स की फॉर्म में
कन्वर्ट कर सकता हूं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में है, ठीक है, जैसे बाकी सारे क्वेश्चंस में न्यूमेरिक की फॉर्म में सीरीज गिवन है आपको। फौरन फटाफट ये निकालो, 2t माइनस 3t माइनस t हो गया, 3 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 7 हो गया, 6t माइनस 2t 4t हो गया, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 हो गया। ये कॉमन डिफरेंस ही है वैसे। 4t माइनस t उधर आके प्लस t हुआ, 5t माइनस 5 प्लस 5 12 हो गया, t की वैल्यू आ गई 12.5। सही है, t मेरे पास आ गया, लेकिन फिर भी मैं t पुट नहीं कर रहा अभी, मैं अपनी सीरीज में t को पुट नहीं कर रहा, मैं सोच रहा हूं जो भी चीज निकालने को बोल रहा है वो निकाल लेता हूं, ठीक है, वो टी की फॉर्म में आएगी, टी की वैल्यू उसी में डाल दूंगा एक ही बार। लेट्स सपोज सम निकालने को बोल रहा है, मैं सम निकाल लेता हूँ टी की फॉर्म में, कोई मसला नहीं है, ठीक है, या कोई सी पर्टिकुलर वैल्यू निकालने को बोल रहा है, मैं वो वैल्यू निकाल लेता हूँ टी की फॉर्म में, फिर देख लूंगा टी की वैल्यू एंड में एक ही मरतबा पुट कर दूंगा। तो वो वैल्यू किस टर्म की पूछ रहा है, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म का नाम जहन में आ जाना चाहिए अब तक। फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या होती है भाई, a प्लस 3d। फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपको दिख रही है क्लियरली इन टर्म्स ऑफ टी है, टी से घबराओ नहीं, टी की वैल्यू पता है 3t माइनस 4 प्लस 3 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। भाई नोटिस करो तो ये जो चीज है ना, ये कॉमन डिफरेंस ही है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं ना, उसका सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। ये भी चीज क्या है, कॉमन डिफरेंस है, कुछ भी पुट कर दो, यहाँ पे माइनस टी प्लस 7 पुट करना वो पुट कर लो, 4t माइनस 5 पुट करना वो पुट कर लो, आप बता दो कौन सा पुट कर लो, कुछ भी पुट कर सकता हूँ, ठीक है, माइनस टी प्लस 7 पुट करना है वो पुट कर लो, 4t माइनस 5 पुट करना है वो पुट कर लो, ये कॉमन डिफरेंस ही तो है दोनों। चलो 4t माइनस 5 पुट कर लेता हूँ, टी से घबराना नहीं है, टी का मसला नहीं है, टी की वैल्यू है मेरे पास, ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो 4 3 12t बना, यहाँ पे 3t एक 15t हो गया, ये -4 है, 3 इंटू -5 कितना होता है -15 और -4 शुरू का -19, टी की वैल्यू निकाल के बैठा हूं, जरूरत पड़ेगी डाल दूंगा, 15 मल्टीप्लाइड बाय 12 अपॉन 5 -19, 5 1 जा 5 3 जा 12 3 जा 36, 36 -19 कितना होता है 17, आ गई फोर्थ टर्म की वैल्यू, ठीक है। अलजेब्रिक एपी सीरीज में करना क्या है, आई अलजेब्रिक से एपी सीरीज, ठीक है, कॉमन डिफरेंस की फॉर्म में दो मुख्तलिफ तरीकों से कॉमन डिफरेंस निकाल लो, दोनों को इक्वेट कर दो, अननोन वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, फिर जो पूछ रहा है उस वेरिएबल की फॉर्म में ही निकाल लो। मैंने उस वेरिएबल की फॉर्म में ही फोर्थ टर्म की वैल्यू 15t माइनस 19 निकाल लिया, लेकिन इस टी से मैं परेशान नहीं हो रहा, बिकॉज टी की वैल्यू मैंने निकाली दी है, जहां कहीं टी ने मेरे सवाल को रोका मैं टी की वैल्यू डाल दूंगा, और एक ही बार डालना चाह रहा हूं मैं, बार बार नहीं डालना चाह रहा, इसलिए मैंने सीरीज में नहीं इनपुट की है टी की वैल्यू, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 21 कल किया हमने, मीन मीडियन मोड में कल किया हमने। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 21 फिर से बता देता हूं। The average of 5 consecutive integers starting with m as the first integer is n, ठीक है, आपके पास 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, m से, m m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3 m प्लस 4, बोल रहा है इनका एवरेज या मीन n है, मैं बोल रहा हूँ मीडियन m प्लस 2 है, क्वेश्चन बोल रहा है मीन n है, दोनों बराबर होंगे क्योंकि एपी सीरीज है, m प्लस 2 इक्वल्स टू n। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स दैट स्टार्ट विद m प्लस 2, 9 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ही हैं, कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, m प्लस 2 से, m प्लस 2 आपका पहला वाला, भाई मीडियन कौन सी पोजीशन पे आएगा, 9 नंबर्स का mp कौन सी पोजीशन होगा, मैं बहुत आगे तक जाना नहीं चाहता क्योंकि 9 क्वांटिटीज कौन लिस्ट डाउन करेगा, 9 प्लस 1 10 अपॉन 2 फिफ्थ पोजीशन, तो m प्लस 2 दूसरी पोजीशन, m प्लस 3 तीसरी, m प्लस 4 ये पहली है, दूसरी है, तीसरी है, फिर चौथी है, फिर ये पांचवी है, ये m प्लस 3 होगी, ये m प्लस 4 होगी, m प्लस 5 होगी, m प्लस 6 होगी, m प्लस 6 मेरा मीडियन है। 9 नंबर्स का मीडियन या 9 नंबर्स का मीन यही है m प्लस 6, यही मेरा आंसर है, यही पूछ रहा है ना, 9 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स दैट स्टार्ट विद m प्लस 2, उनका एवरेज बताओ, मैं उनका एवरेज नहीं बता रहा, मैं उनका मीडियन बता दे रहा हूँ, मीडियन निकालना मेरे लिए आसान था, ठीक है। 9 नंबर्स का मीडियन क्या होगा, पांचवी पोजीशन, 1 2 3 4 पांचवी यहाँ है, m प्लस 2 m प्लस 3 m प्लस 4 m प्लस 5 m प्लस 6, m प्लस 6 मेरा आंसर है, आंसर ऑप्शंस में मौजूद नहीं है तो n की फॉर्म में निकालना पड़ेगा, यहाँ पे आप करोगे प्लस 4, ये m प्लस 6 बन जाएगा, यहाँ पे भी करोगे प्लस 4, तो m प्लस 6 की वैल्यू क्या बन रही है, m प्लस 6 की इक्वलेंट वैल्यू क्या बन रही है, n प्लस 4, तो या तो आंसर m प्लस 6 है जो कि मौजूद नहीं है, तो करेक्ट आंसर उस फिर केस के n प्लस 4 हो जाएगा, करेक्ट आंसर, आंसर ऑप्शन क्या हो गया 21 का, ये आपका आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर, आधा घंटा है हमारे पास, टाइम नहीं है ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बताओ भाई कैसे करेंगे। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 11 एंड 90 आर डिविजिबल बाय 7। लिस्ट बनाओ। सबसे पहला ऐसा कौन सा नंबर है 11 और 90 के बीच में जो कि 7 से डिवाइड हो जाता है। हाँ भाई 7 का टेबल पढ़ो और सबसे पहला नंबर बता दो ऐसा 11 और 90 के बीच में जो कि 7 से डिवाइड हो जाता है। पहला तो 14 हो गया, अगला कौन सा हो गया 21 हो गया, अगला कौन सा हो गया 28 हो गया। सोना आपको दिखाना चाह रहा हूँ एपी सीरीज बन रही है। आखिरी वाले पे पहुंच जाओ किसी तरीके से, किसी तरीके से जंप काउंटिंग कर लो। 70 तो आता है ना 7 के टेबल में, 70 तो आता है, ठीक है। तो 70 के बाद 77 पढ़ लिया, 77 में 7 ऐड करो 84 पढ़ लिया, 84 में 7 ऐड करूंगा बाहर चला जाऊंगा 91 पे चले जाऊंगा, 91 पे जा नहीं सकता, 84 मेरी आखिरी वैल्यू हो गई। नंबर ऑफ नंबर्स निकालना है, मैंने आपको बताया नंबर ऑफ नंबर्स इन एपी सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वैल्यू विच इज 84, इनिशियल वैल्यू 14, कॉमन डिफरेंस 7 का है, सब नंबर्स के बीच में 7 का गैप है, जाहिर है 7 के मल्टीपल से 7 का ही होगा एंड में +1। 84 माइनस 14 कितना होता है 70, 70 अपॉन 7 10, 10 + 1 11 नंबर्स है, 11 नंबर्स है। 14 से लेकर 84 तक कितने मल्टीपल्स ऑफ 7 है, ठीक है, कितने ऐसे नंबर्स है जो कि 7 से डिविजिबल है, 11 क्वांटिटीज है। करेक्ट आंसर, आंसर ऑप्शन बॉय हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बात हो रही है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 6 इन बिटवीन 100 to 400। सेम सवाल है, 100 से 400 के बीच में 6 के मल्टीपल्स बताने हैं। तो थोड़ा सा पीछे से आओ, 6 के मल्टीपल्स जरा काउंट करते हैं भाई। 60 आता है 6 के टेबल में, मुझे याद है। 60 के बाद 90 भी आता है, 90 में 6 ऐड करो 96 बनता है, 96 में 6 ऐड करो, सबसे पहला नंबर मिल गया 102, फिर 6 ऐड करो अगला नंबर 108, फिर 6 ऐड करो 114 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स मुझे मिलते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इतना आगे तक नहीं जा रहा मैं, ठीक है। मैं सिर्फ देखना चाह रहा था एपी सीरीज बन रही है कि नहीं बन रही, बन रही है एपी सीरीज, ठीक है। आखिरी नंबर आप लोग बताएंगे भाई, 400 से बिल्कुल पहले वाला मल्टीपल ऑफ 6 बता दो भाई। 360 तो आता ही है 6 के टेबल में, 360 आता है, 0 जोड़ दो 360, 36 आता है ना, तो 0 जोड़ दो 360 भी आता है। 360 से आगे जंप काउंटिंग करो, 6 ऐड करो 366, फिर 6 ऐड करो 372, फिर 378, फिर 384, फिर 390, फिर 396, 396 में 6 ऐड करोगे 402 बाहर चले जाओगे, आखिरी नंबर पता चल गया 396। नंबर ऑफ नंबर्स निकाल लो, 396 फाइनल वैल्यू है, माइनस इनिशियल वैल्यू 102 है, कॉमन डिफरेंस 6 है और एंड में कर दिया +1, आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो जल्दी बता दो भाई आंसर क्या है, मैं डिवाइड नहीं करना चाह रहा। 296 और 294, 294 अपॉन 6 और एंड में +1, 6 1 जा 6 4 जा 54, 6 9 जा 49 +1 कितना हो गया 50 नंबर ऑफ नंबर्स हैं, 50 नंबर ऑफ नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर जो हो गया वो 50 हो गया, ठीक है। लो भाई वो तो ये पूछ ही नहीं रहा, वो तो सम पूछ रहा है, ये तो हमने क्या निकाल लिया, क्वांटिटीज निकाल ली, सम पूछ रहा है। तो भाई कितने नंबर्स का सम पूछ रहा है, 50 नंबर्स का। एक और स्टेप कर लो, मसला क्या है, 50 क्वांटिटीज का सम पूछ रहा है। लगा दो सम का फॉर्मूला S50 n/2 यानी 50/2, छोटा वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ A + L वाला, क्योंकि फर्स्ट टर्म की वैल्यू और लास्ट टर्म की वैल्यू होता है, ठीक है। 102 + 396, ठीक है, ये लगा दिया वाला फॉर्मूला, ठीक है, A + L वाला। 2 1 जा 2 25 396 + 102 करो 496 498, 25 मल्टीप्लाइड बाय 498। जल्दी से बता दो भाई 25 मल्टीप्लाइड बाय 498 क्या होता है, ठीक है, आप लोग बता दें भाई जल्दी से, कर लो फटाफट मल्टीप्लाई। 8 5 से 40, कितना आ रहा है 12,450, ठीक है, 12,450, 25 मल्टीप्लाइड बाय 498 करेक्ट आंसर, आंसर ऑप्शन। एक स्टेप और करना था क्वेश्चन नंबर 23 में, ठीक है, हमें लगा नंबर ऑफ नंबर्स निकालने हैं, उसमें सम पूछ लिया, ठीक है। नंबर ऑफ नंबर्स के बगैर तो निकलेगा भी नहीं, इधर हमने गलत नहीं किया है, नंबर ऑफ नंबर्स के बगैर नहीं निकलेगा, कुछ भी कर लो आप, सम नहीं निकलेगा। पता तो चलना चाहिए ना भाई कितनी क्वांटिटीज का सम निकालना है, 50 क्वांटिटीज का सम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 24 भी यही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 and 300 which are multiples of 7। थोड़ा सा पीछे से आओ, 100 से पीछे से आओ, मल्टीपल ऑफ 7 कौन सा होता है, सबसे पहला 70 होता है, 70 के बाद 77 84 91 98, सबसे पहला आया 105, फिर 112,
फिर 119 से दिखा दिया मैंने आपको कि कॉमन डिफरेंस 7 का। आखिरी वाला पता कर लो, 280 होता है 7 के टेबल में आता है, 287, 294, 301 सीरीज से बाहर चला जाएगा, 294 आखिरी। जंप काउंटिंग आनी चाहिए। नंबर ऑफ नंबर्स निकाल लेते हैं, 294 माइनस 105, कॉमन डिफरेंस 7 कर, एंड में +1 कितना हो गया, 194, 189, 189 अपॉन 7 करो, 27 सा 27 + 1 28, नंबर ऑफ नंबर्स आ गए 28। सम निकाल लेते, इन 28 क्वांटिटीज का सम निकालना है। S28 28 अपॉन 2, वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म 105 प्लस वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म 294, ये 14 बना, ठीक है। 105 प्लस 294 399 बना, 9 4 से कितना होता है 36, 6 यूनिट डिजिट वाला आंसर कौन सा है 5586 आंसर हो गया, ठीक है। 9 4 से 36 होता है ना, यानी यूनिट डिजिट में 6 आना चाहिए, तो वो सिर्फ आंसर ऑप्शन बॉय में ही आ रहा है, बस वही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 भी मैंने करा दिया आपको, ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 25। Find the sum of all integers between 50 and 150 which are multiples of 4। सही है, तो सबसे पहला कौन सा नंबर है 44, 48 के बाद आता है 52, फिर आता है 56, फिर आता है 60। थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट किया करो तो पता चलेगा। 150 से पहले 120, फिर 140, फिर 144 और 148 है आखिरी। सही है, नंबर ऑफ नंबर्स। फाइनल वैल्यू 148 माइनस इनिशियल वैल्यू 52, कॉमन डिफरेंस 4 का है, मल्टीपल ऑफ 4 है तो 4 का ही होगा, एंड में +1। 148 माइनस 52 कर लो, कितना होता है 48 माइनस क्या 96 अपॉन 4, 24, 24 + 1, 25 क्वांटिटीज बन रही है। निकाल लो सम, S25 इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 2, वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म 52 है, वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म 148 है, 148 + 52 बनते हैं 200, 2 1s 2 100s 200, 100 मल्टीप्लाइड बाय 25 250 आ गया, सम ऑफ दीज 25 क्वांटिटीज। अब आ जाओ जरा ट्रांसलेशन पे, जरा जबरदस्त किस्म की ट्रांसलेशन करनी है भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। अब जबरदस्त किस्म की ट्रांसलेशन करनी है, ये क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड सारे ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 तक। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, पढ़ते जाओ लिखते जाओ। If 7 times the 7th term of an AP यानी A + 6D फिर is equal to, खुद बोल रहा है equal to 11 times, किसके 11 times its 11th term यानी A + 10D। Find the 18th term of an AP, सिंप्लीफाई करो, 7A हो गया, 7 6 42, 80 हो गया, 11A हो गया, 11 10 110D हो गया। क्या क्या माइनस हो रहा है, 11A माइनस 7A 4A होता है, ठीक है। 110D माइनस 42D कितना होता है 68D हो गया, इक्वल्स टू, वहां कुछ भी नहीं बचा, 0। पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या बनेगा A, ये क्या बनेगा 17D, और ये क्या बन गया 0, और यही 18th टर्म है। पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड किया, ये A बन गया, ये 17 बन गया, और 0/4 तो होता ही 0, और यही 18th टर्म। अगर आप गौर करें तो 18th टर्म की वैल्यू क्या होती है, A + 17D होती है, A + 17D की वैल्यू 0 आ रही है, ये आंसर हो गया आपका। फाइंड द 18th टर्म ऑफ एन AP, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, आंसर ऑप्शन एप्पल, ये आंसर हो गया। चलो भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बात हो रही है ये देख लेते हैं, ये मुश्किल लग रहा है। इन एन AP ऑफ 51 टर्म्स द सम, भाई 4 से डिवाइड करना, मैंने 17 प्रिडिक्ट कर लिया था ना, 18वीं टर्म 4 से डिवाइड कॉमन आ रहा था ना, 4 से डिवाइड कर दिया, करो तो कॉमन आ रहा है 4, सब दोनों में कॉमन आ रहा है 4 को कॉमन लो, A + 70D बच जाएगा, 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है ना, तो डिवाइड कर दिया 4 से, क्या मसला है, बन गया वो A + 17D। आप तो सिंप्लीफाई करते रहे एंड तक, क्योंकि वैल्यू तो नहीं निकल सकती A और D की, कुछ भी कर लो, इक्वेशन एक ही है, वेरिएबल्स दो है, A और D की वैल्यू नहीं निकल सकती। यकीनन जो चीज पूछी है उसकी फॉर्म में अपनी इक्वेशन को लाना पड़ेगा। 18वीं टर्म पूछी है तो 18वीं टर्म की फॉर्म में लाना पड़ेगा, इक्वेशन को रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना, चैप्टर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 27, इन एन AP ऑफ 51 टर्म्स द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इज 65। चलो यार ऐसे लिख देता हूँ, पहली टर्म का नाम A होता है, दूसरी टर्म का नाम A + 1D होता है, तीसरी टर्म का नाम A + 2D होता है। इनका जो सम है वो कितना है भाई, इनका जो सम है वो है 65।
लिख दिया मैंने। सम का फॉर्मूला नहीं खोला, सम का फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा तीन ही तो टर्म्स थी, कौन सी 30 टर्म्स थी, ऐसी कर दो। a प्लस ए कितना हो गया 3a प्लस 3d इक्वल्स टू 65। यार ये 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा, वरना कर देता, छोड़ दो चलो। 66 होता ज्यादा 3 से डिवाइड, अभी छोड़ दो, आगे चलते हैं। फिर क्या बोल रहा है, एंड द सम ऑफ द मिडिल 3 टर्म्स इज 129। भाई मिडिल 3 टर्म्स बताओ, 51 टर्म्स का मिडिल टर्म कौन सी होती है, यानी एमपी क्या होता है, जल्दी से बता दो। 51 टर्म्स का मिडिल टर्म कौन सी होती है? 51 प्लस 1 52, 52 अपॉन 2 26 टर्म। 26 टर्म होती है a प्लस 25d, ये तो 26 टर्म बीच वाली हो गई। इससे एक पहले वाली कौन सी होगी 25th टर्म, वो होती है a प्लस 24d। और 26 टर्म के बाद वाली टर्म कौन सी होती है 27th टर्म, वो होती है a प्लस 26d। ये आपकी तीन मिडिल टर्म्स होगी। इन तीन मिडिल टर्म्स का सम कितना बता रहा है भाई 129। इन तीन मिडिल टर्म्स का सम कितना बता रहा है 129। सही है भाई, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया a प्लस ए 2a, 2a प्लस ए कितना हो गया 3a। चलो ये भी 3a बन गया ना, ऊपर भी 3a एलिमिनेशन मेथड से गायब हो जाएंगे, ठीक है। 24 प्लस 25 कितना होता है 49, एक दे दो 50, 75d बन गया। 75d इज इक्वल्स टू 129। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि ऊपर भी 3a है भाई। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, ताकि 3a कट जाए। माइनस करेंगे 3a माइनस 3a खत्म, 3d माइनस 75d माइनस 72d, 65 माइनस 129, ये कितना हो गया 35, 45, 55 और 9 और 64। 64 माइनस 64, माइनस से माइनस कटा, d की वैल्यू 8/9 आ गई। 8 के टेबल से कट रहे ना, 8 8 से 64, 8 9 से 8/9 आ गया कॉमन डिफरेंस। कौन सा आंसर ऑप्शन में लिखा हुआ है? नहीं यार, दो आंसर ऑप्शंस में लिखा हुआ है बॉय एंड डॉग, एक ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो तो पूछ रहा भी है फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस तो निकाल लिया 8/9, लेकिन एक ही वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग अभी मिल जाएगी आप लोगों को। अगर रिपीट में बहुत मेजर कोई कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं समझ आई तो मसला नहीं है, स्पीड का मसला है तो वीडियो में समझ आ जाएगा। 8/9 कॉमन डिफरेंस है, यहाँ डाल दो, निकालना पड़ेगा फर्स्ट टर्म की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि 8/9 दो आंसर ऑप्शन में, तो मैं वही ट्राई कर रहा था। 3a प्लस 3 टाइम्स 8/9 इज इक्वल्स टू 65, ठीक है। 3 1 जा 3 3 जा, 3a इज इक्वल्स टू 8/3, उधर जाके 65 से माइनस हो गया, 65 माइनस 8/3, ठीक है। नेगेटिव में आ रहा है कौन सा 3a प्लस 3 टाइम्स 8/9, ठीक है। नहीं नेगेटिव में तो नहीं आएगा, पॉजिटिव में आएगा। 65 टाइम्स 3 कितना होता है 195, 195 माइनस 8 कितना होता है 187, 187/3 डिवाइडेड बाय 3, a की वैल्यू 187/9 आ रही है, ठीक है, कर लिया। 187/9 आ रही है आपकी। अंदाजा हो रहा था a की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है। बॉय आंसर ऑप्शन में ना a की वैल्यू वैसी होल नंबर गिवन है, अंदाजा हो रहा था कि बॉय गलत है। करेक्ट आंसर आंसर ऑप्शन डॉग हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें बोला गया था पहली तीन टर्म्स का सम 65 है। पहली टर्म का नाम a होता है, दूसरी टर्म का नाम a प्लस 1d होता है, तीसरी टर्म का नाम a प्लस 2d होता है। इनका सम 65 बना दी इक्वेशन, सिंप्लीफाई कर दिया। फिर बोल रहा है बीच की जो तीन टर्म्स हैं उनका सम 129 है। बीच की तीन टर्म्स कौन सी है, सबसे पहले बीच वाली निकाल लो। 51 टर्म्स है ना, तो 51 प्लस 1 52/2 26 टर्म ये रही, इससे एक पहली वाली 25th टर्म, इसके एक बाद वाली 27th टर्म, इनका सम 129 है। ये इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दिया, 3a कट गया, d की वैल्यू 8/9 आ गई, ठीक है। ये 8/9 वापस उठा के यहाँ पे पुट किया, a की वैल्यू 187/9 आ गई। करेक्ट आंसर आंसर ऑप्शन डॉग हो गया। ये आपका आंसर हो गया कौन से क्वेश्चन का, ये तगड़ा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। लेकिन अलजबरा अच्छी हो तो फटाफट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 28 पे आओ जरा, क्या बोल रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बात हो रही है, सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स इन एन एपी इज 525। फॉर्मूला खोल लो, 525 है सम, इक्वल्स टू कितनी टर्म्स का 25 टर्म्स का, n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 यानी 25 माइनस 1 24d। सम का बड़ा वाला फॉर्मूला खोल लिया मैंने। सिंप्लीफाई करो, 25 1 जा 25 2 जा 50, 2 बचा 25, 25 1 जा 21 2 जा 42 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 24d। ये 2 से वैसे डिवाइड हो रहा है, चाहो तो कर दो, ठीक है। खैर आगे चलते हैं।
अच्छा फिर क्या हो रहा है, एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 25। देखो यहां पे लोग गलती कर जाते हैं, इसने पहले बोला सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स, मैंने सम का फॉर्मूला खोल दिया। ये नेक्स्ट 25 टर्म्स का मतलब समझ रहे हो, ये नेक्स्ट 25 टर्म्स का मतलब है 26वीं टर्म से 50वीं टर्म तक का सम गिवन है आपको। ये सीरीज के बीच से आप सम का फॉर्मूला नहीं खोल सकते, ऐसा नहीं है, ये पहली टर्म का ताल्लुक होना चाहिए आपके सम के फॉर्मूले से। ये 26वीं टर्म से 50वीं टर्म तक का सम का फॉर्मूला आप खोल ही नहीं सकते, कॉन्सेप्चुअली इनकरेक्ट है, थ्योरेटिकली इनकरेक्ट है। भाई सम का फॉर्मूले का ताल्लुक फर्स्ट टर्म की वैल्यू से होता है, फर्स्ट टर्म की एंगेजमेंट होनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में लोगों ने गलती कर दी थी, अगली 25 टर्म्स का सम भी यही खोल दिया, ऐसी फॉर्मूला खोल दिया, गलत। आप ऊपर वाली बात और दोनों वाली नीचे वाली बात को मर्ज कर दो। पहले बोला शुरू की 25 टर्म्स का सम 525 है, अगली 25 टर्म्स का सम 725 है, यानी ये टोटल कुल मिला के कितनी टर्म्स हो गई, 50 टर्म्स। इन 50 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, 525 प्लस 725 1250। ये करोगे आप, यानी शुरू की 25 टर्म्स का सम 525, अगली 25 टर्म्स का सम 725, तो टोटल 50 टर्म्स हो गई ना। तो इन कुल मिला के इन 50 टर्म्स का सम कितना हो गया। अब 50 टर्म्स का सम बोल रहा हूं तो बोल रहा हूं 1 till 50th टर्म, तो 1 टर्म आ रही है ना, फर्स्ट टर्म आ रही है, ये फॉर्मूला आप खोल सकते हो। ये खोल दिया मैंने, मर्ज करके खोलते हैं। लोगों ने गलती कर दी थी, अगली 25 टर्म्स का सम का फॉर्मूला खोल दिया, इतनी गलत वैल्यू आ रही थी, अजीब सी वैल्यूज आ रही थी, छोड़ के आ गया, फिर फॉर्मूला गलत खोला है ना, सीरीज के बीच से नहीं खोल सकते फॉर्मूला। ठीक है, 0 से 0 कटा, 5 1 सा 5, 25 सा 25 2 सा 50 हो गया, इज इक्वल्स टू 2a प्लस 49d। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। इसके पास भी 2a आ रहा है, माइनस कर दो, इसके पास भी 2a माइनस कर दो। 42 माइनस 50 माइनस 8, 2a माइनस 2a खत्म, 24d माइनस 49d माइनस 25d, माइनस से माइनस कटा, d की वैल्यू आ गई, यही पूछ रहा है 8/25, यही तो पूछ रहा है वो आपसे। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, 8/25 आपका कॉमन डिफरेंस है। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का एप्पल हो जाएगा, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का एप्पल हो जाएगा, ये आंसर हो गया 8/25। आ जाओ आगे, आ जाओ भाई, एक और कर लेते हैं ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर 29 एक और कर लेते हैं, थोड़ा स्पीड से करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 29, सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 200। 200 है शुरू की 20 टर्म्स का सम, 20/2 2a प्लस n माइनस 1 19d हो गया। ठीक है, ये 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, 20 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 19d बन रही है आपकी इक्वेशन। आगे चलते हैं, एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 10 टर्म्स इज 400। ये बीच से बात कर दी ना, नेक्स्ट 10 टर्म्स का सम का मतलब हो गया 21वीं टर्म से 30th टर्म तक का सम दे रहा है, ये फिर बीच से खुलवा रहा है, नहीं बोलेंगे हम, दोनों बातों को मर्ज कर देंगे। शुरू की 20 टर्म्स का सम 200 है, अगली 10 टर्म्स का सम 400 है, तो हो गई कुल मिला के 30 टर्म्स। 2a प्लस 29d बन गया 30 माइनस 1 इंटू डी, और इन 30 टर्म्स का सम कितना हो गया 600। ठीक है, 0 से 0 गया, 3 1 सा 3 20 सा 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 40 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 29d। ये दूसरी, फिर 2a बच रहा है, माइनस कर दो, फिर 2a आ रहा है ना, माइनस कर दो। 20 माइनस 40 माइनस 20, 2a माइनस 2a खत्म, 19d माइनस 29d। कॉमन डिफरेंस तो बड़ा आसान सा आ गया इस बार, माइनस से माइनस कटा, कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। पूछ क्या रहा है, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा, 40th टर्म पूछ रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी क्या करो, डी की वैल्यू 2 यहाँ डालो, मैनुअली डालो जरा जल्दी से, डी की वैल्यू 2 डालो यहाँ पे। 19 2 सा 38, 38 उधर जाके 20 से माइनस हुआ, 20 माइनस 38 कितना होता है -18, -18/2, ए की वैल्यू कितनी आ गई -9। ए की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई, निकालनी किसकी है 40th टर्म। 40th टर्म का फॉर्मूला अब तक छप चुका होना चाहिए दिमाग में, क्या होता है a प्लस 39d, सब कुछ तो पता है, इसीलिए ये निकाल रहा था, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग नहीं कर सकता था किसी सीरीज में ना, यहाँ पे ना किसी टर्म की वैल्यू नहीं गिवन थी कि यार मुझे वो 26वीं टर्म की वैल्यू अलग से दे देते तो मैं वहां से ट्रैवल करके 40th टर्म पे आ जाता, नहीं कर सकता था यहाँ पे, क्योंकि किसी टर्म की वैल्यू नहीं गिवन थी, इसलिए मुझे ये निकालना पड़ा, मैंने निकाल लिया, मैनुअली निकाल लिया, कोई मसला नहीं। आगे आंसर भाई, a की वैल्यू डालो -9 प्लस 39 टाइम्स, d की वैल्यू 2 है, 79 टाइम्स 2 78 होता है, 78 माइनस 9 69 आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 29 का।
ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 29 करा दिया। सही है भाई, कैट आंसर हो गया। चलो भाई ये भी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 था ये। क्वेश्चन नंबर 30 पे आओ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 30, और इजी भी है, और ये पूछना नहीं जब ग्रैंड टेस्ट में आ जाए या पेपर में आ जाए कि कैसे करना है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, सम ऑफ द 4th and 12th टर्म ऑफ एन एपी इज 20। चौथी टर्म एपी की होती है a प्लस 3d, 12वीं टर्म एपी की होती है a प्लस 11d। इनका सम क्या बोल रहा है, 20 है। लिख दिया। a प्लस ए बनता है 2a, 3d प्लस 11d बनता है 14d। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। 2a प्लस 14d ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, a प्लस 7d बन जाएगा। लेकिन वो मुझसे 8th टर्म की वैल्यू नहीं पूछ रहा होता तो वो कर देता मैं। क्या पूछ रहा है, सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, S15 पूछ रहा है। फॉर्मूला खोलो, हो जाएगा खुद ही सॉल्व। फॉर्मूला खोलो, n/2 15/2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1 14d। खुद ही आ गया, फंस गया 14d अंदर। 2a प्लस 14d ऑटोमेटिकली अंदर स्टक हुआ है, उसकी वैल्यू तो पता है हमें, है ना। 2a प्लस 14d की वैल्यू क्या है पता है भाई, 20 डाल दो, मैनुअली डाल दो, कुछ मसला ही नहीं है। 20 डालोगे, 20/2 10, 10 मल्टीप्लाइड बाय 15 150 आंसर है। खत्म हो गया क्वेश्चन। 150 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 का कैट हो गया। एक और देख लो, फिर से करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 31, द सम ऑफ द 3rd and 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 8। थर्ड टर्म क्या होती है, a प्लस 2d। 9th टर्म क्या होती है, a प्लस 8d। इनका जो सम है वो कितना है, 8 है। चलो 8 है, इक्वल्स टू 8 क्या बना, 2a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 8। क्या पूछ रहा है, सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स, S11 का फॉर्मूला खोलो। S11 इज इक्वल्स टू 11/2 2a प्लस n माइनस 1 यानी 2a प्लस 11 माइनस 1 10d। फिर 2a प्लस 10d बच गया अंदर। 2a प्लस 10d की वैल्यू आपने 8 डाल दी, दिमाग में डाल दो। 8 यहां डाला, 8/2 4 हुआ, 4 11 से कितना हो गया, 44 आ गया सब। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31, एप्पल आंसर हो गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है, यही तो नहीं बोल रहा, सम ऑफ द 6th and 14th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 40। 6th टर्म क्या होती है, a प्लस 5d। 14th टर्म क्या होती है, a प्लस 13d। इनका जो सम है वो कितना है भाई, 40 है। इक्वल्स टू क्या कर दिया, 40। ठीक है, a प्लस 8 2a हो गया, 5d प्लस 13d कितना हो गया, 18d हो गया, इज इक्वल्स टू 40। पूछ क्या रहा है, फिर सम ऑफ द फर्स्ट 19 टर्म्स। फिर खोलो, S19 इज इक्वल्स टू 19/2 टाइम्स 2a प्लस 19 माइनस 1 18d बनता है। फिर वो आ गई 40 वैल्यू। वही चीज चल रही है, 3 बार आ चुका है पेपर में ये। 40/2 20 मल्टीप्लाइड बाय 19 कितना हो गया, 380। सम हो गया, आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 32 का 380 बॉय आंसर आ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 तक कर लेते हैं ना, एपी सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, द सम ऑफ द 3rd and 7th, थर्ड का नाम होता है a प्लस 2d, 7th का नाम होता है a प्लस 6d। इनका जो सम है वो कितना है भाई, 300, इक्वल्स टू 300। कितना हो गया, ये 2a प्लस 8d हो गया। ठीक है, 2a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 300। ठीक है, पूछ क्या रहा है, सम नहीं पूछ रहा, 5th टर्म पूछ रहा है। 2 से डिवाइड कराओ, a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 300/2 150। यही तो होती है 5th टर्म, आ गया आंसर, है ना। 5th टर्म यही तो होती है, a प्लस 4d होती है। इस बार सामने पूछा उसने, सामने पूछा, टर्म पूछ ली। कौन सी टर्म, 5th टर्म। कोई ऐसी रैंडम टर्म नहीं पूछेगा आपसे, उसको भी पता है कि इक्वेशन दी हुई है, कहां से निकालेंगे a और d की वैल्यू, कुछ कन्वर्जन ही करनी होगी। तो इस बार उसने क्या पूछा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 5th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 5th टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 4d। ये पूरा a प्लस 4d बन रहा था, 2 से डिवाइड करके कर दिया, 150 आंसर है। ये 150 आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 33 का। ठीक है, एप्पल। ये मैंने आपको करा दिया अरिथमेटिक सीरीज, पूरा कंप्लीट हो गया अरिथमेटिक सीरीज। 34 भी बिल्कुल ऐसी ही कर लेना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है भाई, 1 से लेकर 33 तक रिवाइज करके आना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 33 तक होमवर्क है, पूरा करा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 33 तक एपी